यस मैम इज विजिबल। चलें जरा पार्टिसिपेंट से भी मैसेजेस में पूछ लें चैट बॉक्स में, फिर स्लाइड विजिबल है और आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर है, ऑडिबल हूँ। यस मैम स्टार्ट कीजिएगा प्लीज, ऑल इज ओके। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्दी पार्टिसिपेंट्स। आज आपके साथ मेरा टॉपिक पीईआर से मुतालिक है और सर्विस बुक। आप ग्रेड 18 के ऑफिसर्स हैं और ग्रेड 19 में आपने प्रमोट होना है, तो इसके बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं इस टॉपिक के। पीईआर्स में है हाउ टू राइट पीईआर्स, ठीक है। आपने अभी पीईआर्स लिखनी नहीं है, तो इसलिए इसकी जो स्लाइड्स हाउ टू राइट पीईआर्स हैं उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको बताऊंगी कि पीईआर जो है वो कब ड्यू हो जाती है, किसकी कंपिटेंसी है, कितने अरसे में देनी होती है, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर कोई नहीं लिखता तो फिर उस पर क्या बाइंडिंग है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि एडवर्स रिमार्क्स की एंट्री कैसे करनी है, अगर एडवर्स रिमार्क्स आ जाएं तो उनकी क्या हैसियत है, और क्या एक्सपेंशन के लिए एडवर्स रिमार्क्स के लिए कौन अथॉरिटी, एक्सपेंजिंग अथॉरिटी कौन होगी, और एडवर्स मार्क्स जो हैं वो कितने अरसे में आपने उसके लिए रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है, और उसका पूरा का पूरा प्रोसेस, कितने आपको जो है वो मिलेंगे उसके चांसेस अपील के, और किसने क्या डिसाइड करना है, क्या क्या टाइम फ्रेमवर्क है। और उसके बाद एंड में थोड़ा सा हम टच करेंगे सर्विस बुक के मामले को कि सर्विस बुक्स क्या होती हैं, किसकी लिखी जाती हैं, और उसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। क्योंकि जाहिर है आप माशाल्लाह से ग्रेड 19 में आप लोग प्रमोट होके जाने वाले हैं, और आपके साथ ही शायद मैंने शेयर किया था ट्रेनिंग में, मैं बताती होती हूँ कि आप बहुत अहम इंपॉर्टेंट पोस्ट पे प्रमोट होने वाले हैं। ग्रेड 18 तक की जो पोस्ट है दे आर कॉल्ड नॉन सिलेक्शन पोस्ट। अब मोस्ट प्रोबेबली आपने प्रमोशन पॉलिसी 2010 पढ़ ली होगी, उसमें आपको बताया गया होगा कि ग्रेड 19 एंड अबव की जो पोस्टें हैं वो सिलेक्शन पोस्टें हैं और ज्यादा अहम जिम्मेदारियां होती हैं। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी आती हैं इनके अंदर, और इसमें यही वजह है कि आपकी जो 19 एंड अबव की जो प्रमोशंस हैं वो उसमें आपकी ACRs की क्वांटिफिकेशन होती है, और एक मिनिमम बेंचमार्क रख दिया गया है कि आपने इतने % मार्क्स लेने हैं इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर योर प्रमोशन इन हायर ग्रेड। और उसके अंदर जो मार्क्स हैं उसकी डिवीजन कुछ इस किस्म की है कि आपके जो 70% मार्क्स हैं वो आपकी पीईआरस के हैं, ठीक है। 70% मार्क्स आपकी पीईआरस के हैं, और उसमें आप अगर तो आप डायरेक्ट सिलेक्टिंग हैं तो फिर तो आपकी सिर्फ जो करंट ग्रेड की एसीआरस काउंट होंगी और सारी सारी उनकी वेटेज 70% ही है। और इफ यू आर प्रमोटी तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ना जो 70% जो वेटेज है उसको अगेन डिवाइड किया जाएगा। आपकी कुछ % जो है वो करंट ग्रेड की एसीआरस की वेटेज होगी जिसमें आप काम कर रहे हैं, ग्रेड 18 की जो एसीआरस हैं, और कुछ वेटेज आपकी ग्रेड 17 की एसीआरस की होगी। दोनों एसीआरस आपकी जाएंगी और दोनों को मिला के 70% वेटेज आपकी पीईआरस की हो जाएगी। 15% वेटेज जो है वो आपका ये जो टेस्ट होगा पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट उसकी वेटेज है, और उसके बाद 15% मार्क्स जो है रिमेनिंग 100 में से वो जो मीटिंग होती है ना जब आपकी प्रमोशन होती है, तो आपको पता है, आपको बताया गया होगा कि आपके लिए अब जो मीटिंग होनी है वो PSB2 में होगी। PSB2 स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड 2 एंड PSB2 इज हेडेड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। और इसमें तमाम जो मेंबर्स होते हैं बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं सेक्रेटरी के रैंक के, जैसे सेक्रेटरी PPSC होते हैं, सेक्रेटरी MPDD है, फिर सेक्रेटरी चेयरमैन PND वो खुद नहीं आते, सेक्रेटरी PND को भेज देते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी रेगुलेशन, सेक्रेटरी सर्विसेज, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और ACS। तो इस तरह से ये सारे लोग जो होते हैं ये इसके मेंबर्स होते हैं, और इनके पास 15% मार्क्स होते हैं। 15 यानी 15 नंबर इनके पास होते हैं। अगर किसी के नंबर कम पड़ जाते हैं प्रमोशन के लिए तो फिर वो ये उसको, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, ट्रैक रिकॉर्ड सही होने से मतलब क्या है, आपकी पीईआरस की अगर जो है वो वेटेज ठीक है, उसके मार्क्स ठीक हैं, आपके कोई एडवर्स मार्क्स नहीं है, आपके कोई जो है इंक्वायरी आप पे पेंडिंग नहीं है, कोई ऑडिट पैरा पेंडिंग नहीं है, तो फिर आपको वो मार्क्स दे देते हैं ताकि आप वो जो मिनिमम अभी आपको मैंने बताया है जो वैल्यू है प्रमोशन की वो आप अचीव कर जाते हैं। 60 या 65% मार्क्स की वो आप उतने मार्क्स जो हैं वो डाल के तो आपका फिर
केस जो है वो क्लियर हो जाता है फॉर प्रमोशन, ठीक है। तो उस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीईआर जो नाम है ये है जी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट। आजकल हम इसको पीईआर कहते हैं, इसका पुराना नाम जो था वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था, जिसको आप एसीआर कहते होते थे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसकी सिग्निफिकेंस इसका नाम ही शो कर रहा है। किसी भी ऑफिसर की असेसमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है वो उसकी पीईआर, ठीक है। और ये जो पीईआर है ना, ये ना सिर्फ ऑफिसर की असेसमेंट है, बल्कि आप जब पीईआर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जिसने पीईआर लिखी है उसको भी पीईआर, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, उसको पीईआर लिखनी भी आती है कि नहीं। इसमें हम कुछ एब्रीविएशंस यूज करेंगे, वो जरा हम यहीं पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे पीईआर का वर्ड हम यूज करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। फिर आरओ का वर्ड यूज करेंगे। आरओ का मतलब होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो आपकी एसीआर को इनिशिएट करता है, उसको हम आरओ रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कहते हैं और उसको इनिशिएटिंग ऑफिसर भी कहते हैं, आईओ भी कह सकते हैं और आरओ भी कह सकते हैं। उसके बाद आपकी एसीआर काउंटर साइन होगी, तो जो आपकी एसीआर को काउंटर साइन करेगा उसको हम काउंटर साइनिंग ऑफिसर कहेंगे। वैसे तो कुछ डिपार्टमेंट्स में अगर आपने एसीआर के परफॉर्मेंस जो है ना हमारे 2013 के बाद चेंज हो गए हैं, नए परफॉर्मेंस आ गए हैं। और इसमें अगर आपने कभी एसीआर के फॉर्म को गौर से देखा हो तो इसमें 2 सीओस लिखे होते हैं, फर्स्ट काउंटर साइनिंग ऑफिसर और सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर। लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे 2-2 काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक आरओ होता है जो कि आपकी प्रिंसिपल होती हैं, आपके कॉलेज की हेड, और उसके बाद आपके सीईओ जो है वो डायरेक्टर साहब होते हैं जो आपके काउंटर साइन करते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर पे बात नहीं जाती। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, के एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, पीईआरस किस किस की लिखी जाएंगी। पीईआरस पंजाब में जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उन तमाम एम्प्लॉयज की पीईआरस लिखी जाती हैं। अच्छा, और ये जो पीईआरस लिखी जाती हैं इसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं। एक तो जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल वर्दी जजेस होते हैं, स्टीम जजेस होते हैं, उनकी एसीआरस लिखी नहीं जाती। और इसके अलावा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी एसीआर जो है वो नहीं लिखी जाती। उनका कोई टेन्योर होता है, गवर्नर उनको ओथ लेता है और वो अपने जो है ना 3 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, उनकी एसीआर नहीं लिखी जाती। मोस्टली रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या बहुत कुछ सीनियर एकेडमिशियंस होते हैं जो कि मेंबर बनते हैं एसबीपीएससी। इसका अब मिनिमम पीरियड कितना है एसीआर का, आप सबको पता है कि अगर 3 मंथ से कम का पीरियड है तो उस पर एसीआर ड्यू ही नहीं होती। सो मिनिमम पीरियड जो है 3 मंथ्स होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखें जिसने पीईआर लिखनी है उसके पास एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ताकि वो उसमें जज कर सके अपने सबऑर्डिनेट को, उसके बारे में एक फेयर ओपिनियन कायम कर सके। और वो रूल्स में डिफाइन किया गया है कि कम से कम 3 महीने का पीरियड हो जिसमें कि आप अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को जज करें, वो रेगुलर है, वो ऑनेस्ट है, वो हार्ड वर्किंग है, वो कंप्लायंस करता है, वो ड्यूटीफुल है, वो आप जो भी उसको ड्यूटीज देते हैं वो परफॉर्म करता है या नहीं करता, ठीक है। तो मिनिमम 3 महीने का पीरियड मस्ट है, मैंडेटरी है। अगर कभी आपके सबऑर्डिनेट ने 3 महीने से कम काम किया है आपके पास, तो फिर आपकी वो उस पीरियड की जो पीईआर है वो इनिशिएट नहीं की जाती। वहां पे सिंपल एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है दैट पीरियड इज लेस देन 3 मंथ्स और उसको साइन कर देते हैं, सर्टिफिकेट लग जाता है, ठीक है। तो 90 डेज से ज्यादा का अगर पीरियड है तो सिर्फ उसी सूरत में पीईआर जो है वो इनिशिएट होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास टाइम स्केड्यूल आ गया पीईआर राइटिंग के लिए, कितना टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर है। स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि हमें डायरेक्शन है सेक्टर साहब की तरफ से कि लेक्चर को ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए। ऑनलाइन लेक्चर है, मुझे आप नजर नहीं आ रहे, पता नहीं आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो उसके लिए सर कहते हैं कि आप जो है 1 आवर का लेक्चर दें और 30 मिनट्स जो है वो इनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में रखें ताकि आपको पता चले कि इन्होंने आपका लेक्चर सुना है और उससे रिलेटेड इनके जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं या जो डेली इनके सर्विस रूटीन में जो मसाइल हैं उनको सुने और उसके ऊपर इनको गाइडेंस दी जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि हम ये लेक्चर जो है 3 o'clock तक इसको वाइंड अप कर लें और उसके बाद हाफ एन आवर आपकी क्वेश्चन आंसर सेशंस कर लेते हैं, ठीक है। सो जी, इसके बाद हम टाइम स्केड्यूल देख रहे हैं। टाइम स्केड्यूल में हमें ये नजर आ रहा है कि जनवरी के महीने में ये एसीआर जो है वो इसका प्रोसेस शुरू होगा। बेसिकली पीईआर जो है वो एक कैलेंडर ईयर से रिलेट करती है, ठीक है। और एक कैलेंडर ईयर आपको पता है 1 जनवरी से शुरू होता है और ये खत्म हो जाता है 31 दिसंबर को। इसलिए कहा यह जाता है, डायरेक्शंस इसके ऊपर यही होती हैं प्रिंसिपल्स को,
कि आप दिसंबर के महीने में बाय 15th ऑफ दिसंबर आप जो है वो ACR फॉर्म्स वगैरह मंगवा लें, और मंगवाने के बाद एक ऑफिस ऑर्डर इशू कर दिया जाए और वो फॉर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए अमंग द स्टाफ, और उन्हें ये कहा जाए कि वो अपना ACR का परफॉर्मा जो है वो फिल करके विद इन 1 वीक, यानी बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो है उसको जमा करा दें वापस। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो ACR का फर्स्ट पेज होता है ना, वो उसकी फेस शीट होती है, और उस पे जो सारी इंफॉर्मेशन है, बल्कि अब फर्स्ट भी और सेकंड भी, उसकी बैक साइड पे जो प्रिंटेड फॉर्म में है वो सारा आपने ही फिल करना होता है। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशंस, लास्ट 5 इयर्स में आपने जो ट्रेनिंग्स ली हैं, जो आपने ड्यूटीज परफॉर्म की हैं, आपको उसके अलावा जो जो टास्क, स्पेशल टास्क और ड्यूटीज परफॉर्म की गई थी उन पे आपने क्या कंप्लायंस शो की है और उसका रिजल्ट क्या है। आया आपने, अगर तो आपने वो टास्क अचीव कर लिए हैं, टारगेट्स मीट कर लिए हैं, तो ठीक है, आपने ओके फाइन, जैसे आप क्लीननेस के इंचार्ज हैं या आप डेंगी के इंचार्ज हैं, कोई और भी जो भी चीजें हैं, टाइम टेबल के इंचार्ज हैं, तो ठीक है। और अगर आपने वो टारगेट्स अचीव नहीं किए, या जैसे आपको क्लासेस पढ़ाने का कहा, आपको कोई BS की क्लास मिली हुई थी, कोई इंटर की क्लास मिली हुई थी, तो फिर उसमें आपने अपने रिजल्ट्स भी मेंशन करने होते हैं कि इतने बच्चों को आपने जो है वो पढ़ाया, और इतने बच्चे आपके, उसमें से टोटल 100 बच्चे थे, उसमें से इतने पास हुए, इतने फेल हुए, और आपकी परसेंटेज क्या है, और वो रिस्पेक्टिव बोर्ड की या रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी है उसकी परसेंटेज क्या है, तो आपका रिजल्ट क्या अबाव बोर्ड, अबाव यूनिवर्सिटी है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने फिल करनी होती हैं। और उसके बाद ये टाइमलाइन शुरू होती है जनवरी के महीने में। तो कहा यह जाता है, जो हमारे एस्ट्रा कोड में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो RO है उसने, अब ACR के फॉर्म्स कंप्लीट हो गए, आइडियली स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं, दिसंबर के महीने में फॉर्म फिल हो गए, जमा हो गए वापस प्रिंसिपल के पास, तो रूल्स में ये लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते का टाइम है RO के पास कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी RO जो है वो ACRs इनिशिएट कर दे, और इनिशिएट करने के बाद ACRs जो हैं वो आगे डायरेक्टरेट ऑफिस में भिजवा दे। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद इसी तरह से 1 हफ्ते का टाइम जो है वो CO के पास होता है कि वो उस ACR को काउंटर साइन कर दे, और अगर सेकंड CO है तो 1 हफ्ते का टाइम उसके पास भी होता है कि वो सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर जो है वो उसको अगेन उसको काउंटर साइन कर दे। सो मीनिंग देयर बाय दैट द ACR शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी इनिशिएट भी हो गई और काउंटर साइन भी होगी। ठीक है, अब अगर ये इनिशिएट नहीं होती तो क्वेश्चन हियर इज question arises कि फिर who is the authority which would be responsible for obtaining PERs। तो यहाँ पे आंसर ये है कि वो जो फाइनल अथॉरिटी है जिसने काउंटर साइन करना है वो ही इज रिस्पॉन्सिबल। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्टरेट ऑफिस हमारे यहाँ जो कि ACRs को काउंटर साइन कर रहे हैं, अगर बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ जनवरी उनके पास ACRs नहीं आ रही, तो फिर उनका ये काम है कि वो एक लेटर जो है वो भिजवा दे रिस्पेक्टिव जो डिफॉल्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, और उन्हें ये कहा जाए कि जी आप अपनी अपनी जो ACRs हैं वो हमें भिजवा दें। ठीक है, सो इसलिए इसका मतलब है कि इसके ऊपर फॉलो अप किसने करना है, किसने देखना है, ये डायरेक्टरेट ऑफिस ने देखना है। और अगर उनके कहने पे भी, उनके रिटर्न लेटर के ऊपर भी, टेलीफोनिक रिमाइंडर के ऊपर भी अगर कोई प्रिंसिपल हजरात कंप्लायंस नहीं दे रहे, नॉन कंप्लायंस है, डिफॉल्टिंग अथॉरिटीज हैं, तो ऐसी सूरत में फिर डायरेक्टर जाहिर है, अब आपको पता है, आपने पीडा भी पढ़ लिया उन्हें कि कंपिटेंट अथॉरिटी ग्रेड प्रिंसिपल्स अमूमन 19-20 के होते हैं, और आपको पता है 17 और 18 की अपॉइंटिंग और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो सेक्रेटरी HED है, मगर 19 एंड अबव की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो CM। तो यहाँ पे ये है कि ऐसी सूरत में तो फिर जाहिर है CM को समरी भेज के नोटिस में बिल्कुल लाना, सबसे पहले तो सेक्रेटरी साहब के नोटिस में लाना चाहिए। ऐसी वो तमाम डिफॉल्टिंग अथॉरिटीज, वो तमाम प्रिंसिपल्स जो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं और ACRs नहीं भेज रहे, उनका नाम फिर DPA ऑफिस और DPS सेक्रेटरी साहब को बिल्कुल भिजवा देना चाहिए ताकि वो उनके खिलाफ एक्शन ले लें। और ये बड़ा सीरियस एक्शन होता है, ठीक है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी बल्कि इससे बहुत अच्छा काम DPA ऑफिस DPA साहब ने किया, डॉक्टर अंसर ने किया इस पे। इसी साल लेटर्स भी आए हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, और उनको उन्होंने डायरेक्शंस दी, बल्कि अगले दिन वो मीटिंग में भी बता रहे थे डॉक्टर अंसर, जो कि बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। वो कह रहे थे मुझे जो है वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी हमारी ACRs आप लिखते हैं, क्योंकि आपको बताऊं ये जो ग्रेड 20 के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इनकी ACRs डायरेक्टर साहब इनिशिएट नहीं करते, वो DPI साहब करते हैं, और ऊपर फिर वो सेक्रेटरी साहब जो है या स्पेशल सेक्रेटरी उसको काउंटर साइन करते हैं। तो डॉक्टर अंसर ने कहा कि जी मुझे बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने अप्रोच मी एंड रिक्वेस्टेड मी फॉर इनिशिएशन ऑफ देयर ACRs। तो मैंने उन्हें कहा कि ये ACR के परफॉर्मेंस के ऊपर तो एक कॉलम होता है ना जहाँ पे आप ये श्योरिटी और गारंटी देते हैं कि आपने अपने तमाम सबऑर्डिनेट्स की ACR जो है वो इनिशिएट कर दी और आपके पार्ट पे कुछ भी पेंडिंग नहीं। तो वो कहने लगे, मैंने उन्हें कहा कि पहले तो आप मुझे एक सर्टिफिकेट दें ना,
कि आप में से किस किस ने अपने अपने सबॉर्डिनेट्स की एसीआर इनिशिएट कर दिए। तो मोस्टली जो थे उन्होंने नहीं की हुई थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे उन प्रिंसिपल्स को, जो नॉन डिफॉल्टिंग जो डिफॉल्टिंग प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने उनको लेटर भी लिखे और उन्होंने उनको बाउंड किया था। मैंने खुद भी वो लेटर्स देखे थे कि जी आप जो है विद इन 1 वीक कंप्लायंस करें, अपनी एसीआर अपने सबॉर्डिनेट्स की इनिशिएट करें और मुझे एक सर्टिफिकेट फर्निश करें कि आपके पार्ट पे अब किसी भी एम्प्लॉय की एसीआर जो है वो पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। ये सबको जाहिर है, अगर हम सब अपना अपना काम करते रहेंगे तो फिर किसी एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अदरवाइज जब एसीआर इनिशिएट नहीं होती टाइमली तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, प्रमोशन केसेस रुक जाते हैं, और जब प्रमोशन केसेस रुक जाते हैं तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द एम्प्लॉइज। ठीक है, उसको जाहिर है एम्प्लॉय बेचारा जो है इतने अरसे बाद उसकी प्रमोशन की बारी आई है, अब उसका एसीआर का रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। और हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली 90% केसेस तो हमारे इसी बेस पे डेफर होते हैं, ड्यू टू लिखा होता है डेफर ड्यू टू इनकम्प्लीट सर्विस रिकॉर्ड। तो इनकम्प्लीट सर्विस रिकॉर्ड में होना तो ये चाहिए, आइडियली स्पीकिंग ये एम्प्लॉय का काम नहीं है सर्विस रिकॉर्ड कंप्लीट करना, वो बेचारा मारा मारा फिर रहा होता है। एंड में वो जो एसीआर जिसे हम कॉन्फिडेंशियल कहते हैं वो भी हाथ में लेके फिर रहा होता है, मिन्नत तरला कर रहा होता है, आप लिख दें आप लिख दें। तो ये आरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद से अपने टाइमलाइन को मीट करें और प्रिस्क्राइब जो रूल्स के अंदर उनको टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंदर अंदर एसीआर इनिशिएट करें और एसीआर को काउंटर साइन करें। अब हम देखते हैं वो वाले केसेस जहां पे एसीआर नहीं लिखी जाती। ठीक है, जरूरत ही नहीं है, एसीआर ड्यू नहीं है। वो 3 केसेस हैं। नंबर 1, अगर कोई डेपुटेशन पे जाता है किसी प्राइवेट फर्म के साथ, इसको गौर से ध्यान से पढ़िएगा, प्राइवेट फर्म की बात हो रही है। अगर आप डेपुटेशन जा रहे हैं किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे जो कि विच इज वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मे बी इट मे बी यूनिवर्सिटी हो सकती है या बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है, या जैसे पीसीटीबी है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड। अब ये जितनी भी एजेंसीज हैं सारी गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंदर काम कर रही हैं, और यहाँ पे आप जब भी जाएंगे तो इन आपकी वहाँ की एसीआर वो बोरिंग एजेंसी लिखेगी, वहां पे जो भी कोई अथॉरिटी होगी वो एसीआर आपकी लिखेगी। हाउएवर इफ यू आर प्रोसीडिंग ऑन डेपुटेशन विद अ प्राइवेट फर्म कोई भी हो सकती है, कोई कोई ट्रेनिंग एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक है, मतलब डिफिड है, बहुत सारे ये ट्रेनिंग के स्कॉलरशिप्स देते हैं, जीआईजी वगैरह इस किस्म की जो प्राइवेट फर्म्स हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ के साथ आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी आप डेपुटेशन पे हैं प्राइवेट फर्म के साथ, आपकी एसीआर इनिशिएट नहीं होगी, इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड केस है सस्पेंशन। आपने पीडा पढ़ लिया, पीडा का जो सेक्शन 6 है वो सस्पेंशन को डील करता है कि अगर कभी ऐसी कोई सूरत हाल पेश आए कि किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया गया है, वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे काम कर रहा है, उनको लगता है कि इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स को हैम्पर करेगा, तो इसको फॉर द टाइम बीइंग जो है सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए। तो जितना अरसा वो सस्पेंड रहेगा ना, इनिशियली वो वही 90 डेज होते हैं, तो उतने अरसे के लिए उसकी एसीआर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि सस्पेंशन के दौरान आपको बताया गया होगा कि वो एम्प्लॉय काम नहीं करता, वो जाता है अपनी जहां भी उसकी पोस्टिंग होती है, बैठता है, हाजिरी लगाता है, टाइम पूरा करता है, वापस आ जाता है। और थर्ड सिनेरियो आपके पास आ जाता है लॉन्ग लीव का। तो लॉन्ग लीव में जो है वो लॉन्ग लीव कोई स्टडी लीव हो सकती है, साल से ज्यादा की छुट्टी है, विदाउट एनी लीव विदाउट पे, जैसे यूएल विदाउट पे है, साल की है 2 साल की है, ऐसी सूरत में भी जब काम नहीं किया तो फिर एसीआर जो है वो नहीं लिखी जाएगी। अब देखिएगा आगे हमें रिपोर्टिंग चैनल नजर आ रहे हैं राइटिंग पीईआरस के लिए। मैंने आपको बताया था आपकी इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी, कॉलेजेस में तो बहुत सिंपल है जी, आपकी प्रिंसिपल ने इनिशिएट करनी है और डायरेक्टर साहब ने काउंटर साइन कर देनी है। बट इफ यू आर वर्किंग इन सम ऑफिस, तो ऑफिस के अंदर क्या होता है, आपका जो भी इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी है, अगर वो ऑफिसर रैंक का बंदा है तो वो आपकी एसीआर को इनिशिएट कर देगा, जो उससे सेकंड हायर ऑफिसर है वो आपकी एसीआर को काउंटर साइन कर देगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि एसीआर के अंदर सेकंड काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के भी स्टैम्प पर साइन बनी हुई है। तो अगर कोई आप किसी और दूसरे इदारे में काम करें, जैसे अमूमन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वगैरह में होता है कि कमिश्नर हेड होता है, तो वहाँ पे फिर डिफरेंट, जैसे रेवेन्यू का है तो डीओ रेवेन्यू ने, जैसे ईडीओ रेवेन्यू ने इनिशिएट कर दी है, डीसीओ ने सब फर्स्ट काउंटर साइनिंग ऑफिसर हो गया, तो कमिश्नर साहब जो है सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मामला सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर तक नहीं जाता, फर्स्ट काउंटर साइनिंग ऑफिसर भी एसीआर जो है फाइनलाइज हो जाती है। अच्छा, अब ये कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। फेस शीट का मैंने आपको बता दिया था, वो सबऑर्डिनेट खुद ही फिल कर देता है, उससे रिलेटेड बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगली स्टेज में केस में देखें, अब एक ही कैलेंडर ईयर चल रहा है और उसके दौरान ही वो जो आरओ है उसकी ट्रांसफर होगी। अब क्या करें? तो रूल ये कहता है कि आरओ की ट्रांसफर हुई है, तो अब वैसे तो हमने ये कहा था कि एसीआर ड्यू होनी है जी जनवरी में, दिसंबर में हमने इसको प्रोसेस शुरू किया था, फॉर्म मंगा के उनको फिल कर लिया। ठीक है, और जनवरी में हमने कहा था जी कि इसको लिखना शुरू कर दिया जाए।
अच्छा, क्यों इस पे इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है कि जी जनवरी के महीने में इनिशिएट कर लें, जनवरी के महीने में इसको काउंटर साइन कर लें और इसको फाइनलाइज कर दें? उसकी एक रीजन है। वो रीजन ये है, मुझे भी जब मैंने एमपीडीडी में, तो उन्होंने भी हमें पढ़ाया। उसकी रीजन ये है कि वो कहते हैं कि देखिए, ये है आपकी असेसमेंट 1 साल की। जनवरी से लेके दिसंबर तक आपने जो भी परफॉर्म किया, जो भी टास्क असाइन हुए, उसके उस पे आपकी जो भी एफिशिएंसी रही, उसके मुतालिक ये एसीआर लिखनी है, भले वो अच्छी थी या वो बुरी थी। अब होता ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, एक तो ह्यूमन नेचर है, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, हमें चीजें भूलती जाती हैं। ठीक है, तो मेमोरी लॉस का भी एक एक हो सकता है। दूसरा एक और वाकया ये है कि हो सकता है आपने एक कैलेंडर ईयर में तो बहुत अच्छा काम किया, बट सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट ईयर आपका कोई ऐसा मसला हो गया, जनवरी और फरवरी में कोई ऐसा आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सके, आप छुट्टी पे चले गए, या आपको कोई टास्क असाइन हुआ था, आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे लास्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस थी। इट मे बी ड्यू टू आपकी कोई बीमारी हो गई है, या घर में आपके कोई मसाइल चल रहे हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि जब आप कुछ अरसे बाद अपनी एसीआर लिखेंगे, तो जो नए इवेंट्स हुए हैं उस साल के बाद, जो कि इसमें कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, नेगेटिव इंपैक्ट भी आ गया आपकी परफॉर्मेंस पे या एफिशिएंसी पे, तो एज अ रिजल्ट ह्यूमन नेचर है कि आपका आरओ वो एसीआर जब लिखेगा अगले साल में, शायद वो अगस्त में लिख रहा है या सितंबर या अक्टूबर में लिख रहा है, और अगले जितने भी इंसिडेंट्स हो गए हैं, वो सारे इंसिडेंट्स उसके जेहन में फ्रेश होंगे, उसको पिछले साल वाली बातें भूल चुकी होंगी, और वो एक नेगेटिव या वो मतलब एक ट्रू पिक्चर आपकी एसीआर में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा गुजर गया है। अब वो एसीआर आपकी एक्चुअल जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसको 100% रिफ्लेक्ट करने से कासिर है। यही वजह है, यहाँ पे भी यही बात है कि अगर आरओ की ट्रांसफर हो जाती है, अब कोई नए इवेंट्स तो नहीं होने, क्या आरओ की रिटायरमेंट हो गई, तो ऐसी सूरत में आरओ के लिए डायरेक्शंस हैं। रिटायरमेंट में तो खास तौर पे ये लिखा गया है कि रिटायर हुआ है ना, ये तो रिटायरमेंट की तो जो है ना, वो तो फिक्स डेट है। उसको डे 1 में जब वो नौकरी में आया था, तो उसको पता था फलां साल फलां दिन फलां महीने फलां तारीख को मैंने रिटायर होना, तो उसको चाहिए अपने रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले ही एक ऑफिस ऑर्डर इशू कर दे, और अपने तमाम एम्प्लॉयज को ये बोल दे कि आप अपने एसीआर के जो है ना परफॉर्मेंस लेके फिल करके मुझे जमा करा दें, ताकि मैं बिफोर रिलिंग्विशिंग द चार्ज, रिटायरमेंट होने से, रिटायरमेंट का चार्ज छोड़ने से पहले ही मैं आपकी एसीआर से इनिशिएट कर दूं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आरओ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें तो उसने लिखनी होती हैं। इसी तरह से अगर आरओ की ट्रांसफर हो गई है, अब ट्रांसफर ऑल ऑफ अ सडन हुई है, तो भी उसके लिए डायरेक्शन है कि अगेन वो एक ऑफिस ऑर्डर इशू कर दे और अपने तमाम एम्प्लॉयज को बोले कि वो एसीआर के फॉर्म्स फिल करके उसको भिजवा दें, और वो एज अर्ली एज पॉसिबल उनके एसीआर इनिशिएट करके, अगर तो उसके पास इतना टाइम है कि अभी उसने चार्ज नहीं छोड़ा, तो इनिशिएट करके जाए। और अगर ऑल ऑफ अ सडन ऑर्डर्स हुए हैं, कबाज रिलीविंग इन एब्सेंशिया हो जाती है, तो उस सूरत में वो उनको मंगवा ले, और विद इन 1 मंथ वो उनके तमाम एसीआर इनिशिएट करके कवरिंग लेटर लगा के थ्रू डिस्पैच जो है वो थ्रू रजिस्टर्ड कवर, उसको जो है उनके रिस्पेक्टिव जो भी डायरेक्टरेट है वहां पे भिजवा दे। सिमिलरली अगला केस भी इसी किस्म का है कि अगर आरओ की ट्रांसफर नहीं हुई, सबऑर्डिनेट की अपनी ट्रांसफर होगी, तो भी उसको चाहिए कि वो अपना एसीआर का परफॉर्मा ले, उसको फिल करे और आरओ को रिक्वेस्ट करे कि सर ये मैम आई एम ट्रांसफर्ड और ये मेरा पीरियड है इतना ही, मैंने अपना एसीआर का परफॉर्मा फिल कर दी है, आप काइंडली मेरी एसीआर इनिशिएट कर दें, और इनिशिएट करके मेरा रिस्पेक्टिव अगर उसका कोई अकाउंट ऑफ चेंज भी हो गया है डिवीजन, तो रिस्पेक्टिव मेरे डायरेक्टरेट ऑफिस में भिजवा दें। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा परस्यू भी करना है। जाने के बाद को महीने बाद आप फिर एक लेटर जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने नए डायरेक्टर के अपने प्रिंसिपल के थ्रू, अपने डायरेक्टर के थ्रू अपने पुराने डायरेक्टरेट में और प्रिंसिपल साहिबान को भिजवा दें, और उन्हें रिमाइंड कराएं कि जी आपकी एसीआर ड्यू है और आपकी एसीआर जो है वो आपको भेज दी जाए। तो अगर इस तरह से अगर आप इसको परस्यू करेंगे, 1-2 लेटर्स डालेंगे, 1-2 फोन करेंगे, पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपकी एसीआर जो है वो टाइमली इनिशिएट हो जाएंगी, और आपको एंड पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज एंड पे जाके ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उस टाइम पे आपका जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है, ऑल्दो अगेन मैं आपको बताऊं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आर और सीओ की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो सफरर तो बेचारा एम्प्लॉय होता है ना। इसलिए हम एम्प्लॉय को ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स ये गाइड करते हैं और एडवाइस करते हैं कि वो साथ साथ अपनी एसीआर का रिकॉर्ड कंप्लीट करता रहे, एक कॉन्शियस एफर्ट करे और अपना रिकॉर्ड साथ साथ कंप्लीट करता रहे। ठीक है, अच्छा, अगली हमने बोरिंग एजेंसी डेपुटेशनिस्ट की बात करनी थी। पीछे जो हमने डेपुटेशन की बात की थी वो हमने की थी कि प्राइवेट फर्म के साथ अगर कोई डेपुटेशन पे गया है, तो उस सूरत में उसकी एसीआर इनिशिएट नहीं होगी।
अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इफ एन एम्प्लॉई हैज प्रोसीडेड ऑन डेपुटेशन विद सम autonomous body which is working under the umbrella of government, तो डेफिनेटली उसकी उस पीरियड की एसीआर जो है वो इनिशिएट होगी। कौन इनिशिएट करेगा? जाहिर है उसने काम बोरिंग एजेंसी में किया, तो बोरिंग एजेंसी ने ही उसकी परफॉर्मेंस को वॉच किया, ऑब्जर्व किया, तो ऐसी सूरत में उसकी जो एसीआर है वो बोरिंग एजेंसी में जो भी बॉडी है जो जिसको के असाइन है इनिशिएटिंग ऑफिसर है, वो उसको इनिशिएट कर देगी। और उसके बाद आया उसकी एसीआर काउंटरसाइन होनी है या नहीं होनी, ये वहां के जो भी रूल्स होंगे वो उसके ऊपर अप्लाई होंगे। मसलन देखा गया है कि पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, जैसे मैंने खुद भी काम किया, तो पुराने तो ये होता था कि वहाँ पे चेयरमैन साहब इनिशिएट करते थे, पर काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती थी ऑटोनोमस बॉडीज की। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी आप चेयरमैन से इनिशिएट करवा लें, जो एडिशनल सेक्रेटरी एकेडमिक्स हैं, बोर्ड्स हैं, उनसे आप काउंटर साइन करवा लें। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में अक्सर देखा गया है कि वहाँ पे जो एसीआर्स हैं वो उनकी रजिस्ट्रार डिफरेंट कैटेगरीज की, कोई रजिस्ट्रार इनिशिएट करती हैं, कोई डीन्स इनिशिएट करती हैं, और ऊपर जो है वो फिर हायर ग्रेड्स की जो है वो वीसी साहिबा उसको काउंटर साइन कर देती हैं। अदरवाइज नीचे अगर एचओडीज ने इनिशिएट की हुई हैं तो फिर उसको जो रजिस्ट्रार है वो उसको काउंटर साइन कर देती हैं। और जो कॉलेजेस जो ऑटोनोमस हैं वहाँ पे क्या होता है, एचओडीज इनिशिएट करते हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं कॉलेज की वो उसको काउंटर साइन कर देती है। तो ये डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट है ऑटोनोमस बॉडीज में, जो उनका प्रोसीजर होता है, लेट डाउन प्रोसीजर, उसके मुताबिक एसीआरस का इनिशिएशन और काउंटर सिग्नेचर का प्रोसेस जो है वो चलता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। अगर आप मैंने ये आपको बता दिया है, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट फर्म के साथ काम कर रहे हैं तो फिर तो आपकी एसीआर इनिशिएट नहीं होगी। अब एक दो सिनेरियोज हम देखेंगे। अगर एक साल में एक से ज्यादा आरओ हुए, वेयर देयर आर मोर देन वन आरओ ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, तो फिर रूल्स क्या कहते हैं, एसीआर किसने लिखनी है? इसका जवाब ये है कि अगर एक से ज्यादा आरओ हैं और हर आरओ का पीरियड 3 महीने से ज्यादा का है, अगर आरओ का पीरियड 3 महीने से कम का है तो वो एसीआर उस पीरियड की इनिशिएट नहीं होगी। और अगर आरओ का पीरियड जो है, हर आरओ 2 या 3 आरओ हैं, हर आरओ का पीरियड 3 महीने से ज्यादा का है, तो ऐसी सूरत में हर आरओ अपने अपने पीरियड की एसीआर इनिशिएट करेंगे। यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा फॉर्म्स जो हैं एम्प्लॉय अपने लेगा, 3 सेट्स आपको पता है वो बनाए जाते हैं, वो ऊपर पीरियड लिखा जाता है फ्रॉम दिस टू दिस, तो हर पीरियड का एक अलग सेट बनेगा और फिर जो है वो आरओ को सबमिट होगी, रिस्पेक्टिव आरओ को। हर आरओ अपने अपने पीरियड की एसीआर अलग इनिशिएट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब what about the case where there are more than one countersigning officers during a calendar year? तो इसमें रूल ये कहता है कि बेसिकली एसीआर जो है उसमें जो 90% कंट्रीब्यूशन है वो तो आरओ की है, बिकॉज आरओ इज द वन जो कि डायरेक्टली उसकी परफॉर्मेंस को वॉच कर रहा है सबऑर्डिनेट की। सीओ जो है वो तो किसी दूसरे दफ्तर में बैठा हुआ है। अब देखें ना, हमारे पास 826 तकरीबन कॉलेजेस हैं, ठीक है, और हमारे पास 9 डिवीजन है, 9 डायरेक्टरेट्स हैं। अगर हम लाहौर को ही ले लें तो मेरा ख्याल है तकरीबन को 115-116 के करीब कॉलेजेस हैं लाहौर डिवीजन। तो और हर कॉलेज में 50 से ज्यादा स्टाफ होगा। तो अब ये थाउजेंड के हिसाब से जो एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर साहब तो नहीं जानते कि कौन सा किस एम्प्लॉय की एसीआर गुड होनी चाहिए, वेरी गुड होनी चाहिए, पेन पिक्चर क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ चूंकि वो पर्सनली जानते नहीं है कॉलेज टीचिंग स्टाफ को, तो वो मेरली रिलाई कर रहे होते हैं अपॉन दी असेसमेंट गिवन बाय दी आरओ। आरओ जो भी लिख देता है गुड है तो वो उसको ऐसा इतना इंडोर्स कर देते हैं, वो उसको अपहोल्ड कर देते हैं आरओ के डिसीजन। इसका मतलब ये हुआ कि सीईओ का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, वो ही इज मेरली पेंडिंग हिज सिग्नेचर्स, उसके पास सिग्नेचर्स कर रहा है और आरओ ने जो भी लिखा हुआ है ना उसी के व्यू पॉइंट को इंडोर्स करता जा रहा है। यही वजह है कि रूल्स में ये कह दिया गया है कि अगर एक से ज्यादा काउंटर साइनिंग ऑफिसर हैं तो फिर आपको हर काउंटर साइनिंग ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये देखें कि वो काउंटर साइनिंग ऑफिसर जिसका मैक्सिमम पीरियड है, मसलन अगर दो हैं, एक का पीरियड जो है वो 8 महीने का है, दूसरे का 4 महीने का है, तो फिर आपने अपनी एसीआर जो है वो काउंटर साइनिंग ऑफिसर जिन्होंने मैक्सिमम पीरियड काम किया ऑफिस में, सिंपली वो उसको काउंटर साइन कर देंगे, साइन उनके हो जाएंगे, तो एसीआर शैल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीटेड। दूसरे सीओ से काउंटर साइन कराने की जरूरत नहीं। अच्छा, पीईआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट हो रही है जी, इसमें क्या क्या चीजें हैं जिनको देखा जाता है, बहुत ज्यादा आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपने तो एसीआर नहीं लिखनी, लेकिन आपके नॉलेज में जरूर थोड़ा सा होना चाहिए कि पीईआर में आपके कंडक्ट को देखा जाता है,
कंडक्ट क्या है, कंडक्ट रूल्स, कंडक्ट क्या किस बला का नाम है, मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट रूल्स आपने पढ़ ली हैं तो आपको पता होगा कि कंडक्ट किसको कहते हैं। तो आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को देखा जाता है और आपकी इंटेग्रिटी। वैसे तो तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटेग्रिटी। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द इंटेग्रिटी, एंड इंटेग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है, डिसऑनेस्ट तो नहीं है। सो इंटेग्रिटी को जब जज करना है आपने तो असेस करना है तो इट शुड बी असेस्ड। और उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस होती हैं कि इसके आपने किसी दबाव में नहीं आना, आपको फेवरेटिज्म नहीं करनी। ठीक है, और एम्प्लॉय के लिए ये है कि किसी किस्म की पॉलिटिक्स में एक गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आप पढ़ चुकी हैं, पढ़ चुके होंगे, कंडक्ट बाकायदा लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल तक जो है ना एक बार है, आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये आप ये मना करना है, अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसको मना करना है, और अगर फिर भी कोई बाज नहीं आता तो फिर उसकी एसीआर के अंदर ये रिफ्लेक्ट कर देना है कि जी ये पॉलिटिक्स में जो है ना इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है। बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं दे आर न्यूट्रल। यही वजह है कि आपको पता है हमारी ड्यूटी भी लगाई जाती है इलेक्शंस कंडक्ट कराने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराएगा? जो न्यूट्रल होगा, जो इम्पार्शियल होगा। ठीक है, इसीलिए हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमने किसी किस्म की कोई भी जो है ना पार्शियलिटी विद एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट शो नहीं करनी। हमने सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ओबे करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ओपिनियन होगा आरओ का वो बहुत एहतियात से, मोहतात तरीके से उसने उसको रिफ्लेक्ट करना है उसकी एसीआर में, उसकी पैन पिक्चर में। वो जो पूरा एक टेबल बना हुआ है जिसमें ए बी सी के कॉलम्स हैं, वहां पे भी जो चीजें उससे लिखनी है बड़ी केयरफुल कंसिडरेशन है। इसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर कभी आपको ऐसा कोई इत्तेफाक हो कि आपका कोई रिश्तेदार आपकी सबऑर्डिनेशन में हो तो आपको उसकी एसीआर इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, लिख देना चाहिए। जैसे आपने देखा बहुत दफा जजेस जो हैं वो कोई ऐसा केस आ जाए तो कहते सुनने से इनकार कर देते कि नहीं जी ये यहाँ पे पर्सनल बायसनेस इन्वॉल्व होने का खतरा है, मैं ये केस नहीं सुनूंगा। तो एसीआर के मामले में भी किसी पर्सनल बायसनेस का शिकार जो है वो नहीं होना, बिकॉज एसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखे ना उस बेचारे की जो हायर प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स है उसकी एसीआर पे तो रिफ्लेक्ट कर रही है। मैंने आपको बताया कि 70% वेटेज उसकी क्वांटिफिकेशन में उसकी पीईआर की ग्रेडिंग है। ठीक है, तो इसलिए जब आपने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आरओ पे, अगर आप में से कोई आरओ है तो उसको ये जिम्मेदारी बहुत मुहतात तरीके से अंजाम देनी है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने। और सेकेंडली क्या है, सूटेबिलिटी फॉर डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स। आजकल आपको पता है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं इनके लिए सेपरेट इंटरव्यूज होते हैं, और इसके लिए पूरा एक क्राइटेरिया एक उन्होंने लॉक डाउन किया हुआ है, सीएम से अप्रूव करा के, कैबिनेट से वो अप्रूव क्राइटेरिया है। उसमें अगेन आपकी लास्ट 5 ईयर्स की ग्रेडिंग होती है एसीआर की, उसके मुताबिक मार्क्स असाइन किए जाते हैं। लास्ट 3 ईयर्स के रिजल्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है हायर अपॉइंटमेंट्स पे जो आपकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसकी जो सूटेबिलिटी है अगेन वो आपकी पीईआरस की ग्रेडिंग को देख के जज की जाती है। इसलिए ये जो है रिपोर्ट, ये एक तो ये कि लेजिबल होनी चाहिए, ऐसी जो पढ़ी जा सके। ठीक है, राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो लेजिबल हैंड राइट, इलेजिबल नहीं होनी चाहिए। सो ये जो रिपोर्ट लिखी जाएगी इम्पार्शियल होनी चाहिए, किसी की कोई फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, समझ आए कि क्या कहना चाह रहे हैं, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं बाजू का देखा गया है कि वो पहले एक टेबल बना होता है वहां पे उसको वो जो आरओ है सारा ए की कैटेगरी में सारा इनिशियल कर दिया रहता है, और उसके बाद क्या करता है कि पेन पिक्चर में भी लिख देता है ही इज अ गुड टीचर, और जब आगे जाता है ओवरऑल असेसमेंट के अंदर तो वो मेरा ख्याल है पार्ट 4 है शायद उसका, वहां पे एवरेज में साइन कर देता है। तो मतलब ये तो एम्बिगुअस हो गई ना कि कहीं आप उसको ग्रेड ए में रख रहे हैं और एंड में जाके आप उसको एवरेज कर देते हैं, या आप उसको शुरू में एवरेज की रेटिंग करके एंड में आप उसको कह देते हैं वेरी गुड। तो ये तो समझ नहीं आती चीजें, या उसके रिजल्ट्स जो है वो बिलो बोर्ड है और आप उसको कह रहे हैं ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया बंदा। तो इस किस्म की जो एप्लीकेशन जो होती हैं रिपोर्ट्स, ये वेग रिपोर्ट्स होती हैं, ये डेफिनेट रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। तो ऐसी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आरओ ने जो कुछ भी लिखना है वेरी गुड लिख रहा है या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो वैसे मैं आपको बताऊं आपके कॉलम में आपने एसीआर का परफॉर्मा कभी देखा हो तो उसमें आउटस्टैंडिंग का कॉलम होता ही नहीं। अगर आप किसी को आउटस्टैंडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने हाथ से ना ऊपर खुद कॉलम ड्रॉ करना पड़ता है, ड्रॉ करके तो उसके अंदर आप आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, और उसके साथ आपको कोजेंट रीजंस भी लिखनी पड़ती हैं। ये नहीं कि फेवरेटिज्म है तो मैं आउटस्टैंडिंग दे दूं, ये मेरा दोस्त है, मेरा
मेरी सहेली है और मैं इसको आउटस्टैंडिंग, मुझे इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि किन बेसिस पे आउटस्टैंडिंग है। कोई इसने कोई रिसर्च का कोई काम ऐसा कर दिया है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल फेम का कोई काम हो गया है, इसके किसी बच्चे की बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पोजीशन आ गई है, कोई इसने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है जिससे पब्लिक को, बच्चों को जो है एट लार्ज कोई फायदा हो गया वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें हमें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, जस्टिफाई करना, आरओ शुड बी इन अ पोजीशन टू जस्टिफाई। अगर वो उसके एडवर्स रिमार्क्स भी लिख रहा है ना आरओ, तो भी उसको वो एडवर्स रिमार्क्स जस्टिफाई करने पड़ते हैं, क्योंकि बाद में रिप्रेजेंटेशन होनी है इसके ऊपर। और अगर कोई ऐसी पीईआर है जिसने कोई मुताबिकत ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही, एडवर्स रिमार्क्स लिखे हुए हैं, काउंसलिंग नहीं की हुई उसके अंदर, या शुरू में ए करके बाद में एवरेज कर रही है, तो फिर सीओ के पास ये राइट है कि वो ऐसी एसीआर को वापस भेज सकता है आरओ को, और उसको कहा जाता है कि भाई या तो इसके पे कोई जस्टिफिकेशन दो, या तुम इसको रिवाइज करो और मुझे ये दोबारा भेजो। अच्छा, फिर उसके बाद देखिएगा कि हमारे पास क्या रूल्स हैं रिटायर्ड ऑफिसर के लिए। जो ऑफिसर्स रिटायर जो है वो हो रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था, उनको ये कहा जाता है कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले ही आप अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ्स की एसीआर जो हैं उनको इनिशिएट कर दें। और अगर आप कोई सीनियर ऑफिसर हैं, अपने काउंटर साइनिंग ऑफिसर हैं, तो फिर आप नीचे अपने आरओ को बोलें कि, और आपका मैक्सिमम पीरियड भी है, तो फिर आप उन्हें बोलें कि वो एसीआर इनिशिएट करके आपको भिजवा दें और आप अपने पीरियड की एसीआर जो है उसको काउंटर साइन कर दें। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं ना पेपर पे, ये सब आइडियलिस्टिक होती हैं, आइडियलिस्टली स्पीकिंग, हॉलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसे होना चाहिए, मगर होता नहीं है एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जब प्रमोशन की बारी आती है, आप चेक करते हैं, आपको कहा जाता है इतने से इतने डायरेक्टर्स, डीपीएस से लेटर आता है डायरेक्टर्स की तरफ से प्रिंसिपल्स को कि जी इतने से इतने सीनियरिटी नंबर के केसेस मांगे गए हैं। आके आपके कॉलेज में अगर कोई ऑफिसर इस सीनियरिटी लिस्ट में फॉल कर रहा है तो आप हमें उस केस भिजवा दो। अच्छा, अब क्या होता है कि वो आपका नाम पर आपको पता चलता है कि जी मेरा तो नाम आ गया है। अब वो कहते हैं जी आप अपना ये सारा सर्विस रिकॉर्ड, एसीआर सारी की सारी, लास्ट 5 इयर्स के, लास्ट 3 इयर्स के रिजल्ट्स भिजवा दें अबाउट बोर्ड, अबाउट यूनिवर्सिटी, और नो इंक्वायरी, नो डिमांड, नो ऑडिट, पैरा सर्टिफिकेट्स भिजवा दें वगैरह वगैरह सारी चीजें आप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स वगैरह वो आपसे मांगते हैं, ये सारी चीजें आप जो है हमें भिजवा दें। अब जब अपना एसीआर का आप सीआर डोजियर देखते हैं तो वहां पता चलता है जी आपकी तो एसीआर सी मिसिंग है, एसीआर ही नहीं लिखी, आरओ ने लिखी नहीं है, लिखी है तो काउंटर साइन नहीं हुई। तो उस स्टेज के ऊपर जब 10-15 साल गुजर गए हैं, कोई आपकी इतनी पुरानी एसीआर है, फिर आप चेक करते हैं अच्छा उस जमाने में कौन आरओ था, कौन सीओ था, पता चलता है जी वो तो रिटायर हो गए, वो आरओ तो रिटायर हो गए हैं, वो सीओ तो रिटायर हो गए हैं। फिर उसके बाद आप जी चेक करते हैं, फोन करते हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आप टेलीफोन कर लें वो जवाब नहीं देते, आप उनके घर चक्कर लगा लें आपको वो कोई ना कोई कह देंगे अच्छा कर देंगे, करते नहीं। यही 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 चीजें रिपोर्ट हुई हैं प्रैक्टिकली। तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या किया जाए, अब एम्प्लॉय बेचारे का तो कसूर ही नहीं है, क्या उसकी प्रमोशन, अगर जाहिर टाइमली केस जमा नहीं कराएगा तो केस तो उसका डेफर हो जाएगा, अगली मीटिंग के बाद पड़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक उसको थोड़ी प्रोविजन दी गई है, ये कहा गया है कि अगर आपकी एसीआर नहीं लिखी गई या नहीं काउंटर साइन हुई, और उस जमाने का जो आरओ है वो या सीओ रिटायर हो गया है, और आप कोई, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाके वहां पे सेटल हो जाते हैं, किसको कुछ के वेयर अबाउट ही पता नहीं होता, तो इसलिए फिर हम जो है उसमें 2-3 ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि हम कोई और प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा कहा जाता है अगर कॉलेज में मसला है कि प्रिंसिपल रिटायर हो गई हैं, अब कोऑपरेट भी नहीं कर रही हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि उसी कॉलेज की जो वाइस प्रिंसिपल है उनको ब्लैक एंड व्हाइट में डायरेक्शन दे दी जाती है डायरेक्टरेट की तरफ से कि जी आप इन एम्प्लॉयज की एसीआर जो है इस पीरियड की इनिशिएट कर। वहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं, मसलन अगर कहीं पे आरओ ही जो है वो डायरेक्टर है या डीपीआई या कहीं बाहर का अफसर है जिसने उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं देखी हुई, अब किसी और को मुश्किल है हम कैसे असाइन करें ड्यूटी के, उसकी बजाय आप कर दें, तो ऐसी सूरतों में फिर एक सर्टिफिकेट अमूमन लगा दिया जाता है और ये लिख दिया जाता है द एसीआर फॉर द सेड पीरियड कैन नॉट बी इनिशिएटेड एज द वेयर अबाउट्स ऑफ आरओ या सीओ आर नॉट नोन। ठीक है, तो इस किस्म के सूटेबल जो है वो उसके सीआर डोजियर के अंदर जो है वो लगा दिए जाते हैं। और इसी के अंदर जी जी हाँ ठीक है जी। अच्छा, और इसी तरह से इसी के अंदर एक और चीज है कि अगर कोई ऐसा कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि आरओ या सीओ में से किसी एक पर खुदा ना खास्ता पीड़ा लग गया, और पीड़ा के नतीजे में जाहिर है वो चार्ज जो है वो प्रूव हो गया है,
चार्ज जो है वो प्रूव हो गया है और प्रूव होने के बाद फिर उनको सजा दे दी गई है कंपल्सरी रिटायरमेंट की, ठीक है, कंपल्सरी रिटायरमेंट की सजा दे दी गई है, बहुत बड़ी सजा है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है या रिमूवल फ्रॉम सर्विस है या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ऐसा शख्स जो कि सजा याफ्ता है, क्या उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो आपकी ACR इनिशिएट करे या काउंटर साइन करे? तो द आंसर इज नो। एक सजा याफ्ता शख्स ACR ना तो इनिशिएट कर सकता है और ना ही काउंटर साइन कर देता है, ठीक है, उस पर बार लगा दिया है, पाबंदी लगा दी गई। अब हम आगे देखते हैं कि एडवर्स रिमार्क्स होते कौन कौन से हैं। आज तक आपको मेरा ख्याल यही नहीं पता चला होगा कि एडवर्स रिमार्क्स किस किस को एडवर्स रिमार्क्स की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1, एडवर्स रिमार्क्स ट्रेनिंग इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ट्रेनिंग के बाद इसका टेस्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से गौर से ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो तभी आप इसका टेस्ट पास कर सकते हैं, और इसका टेस्ट पास करने के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 50% है, आपको बता दिया गया होगा, ठीक है। 50% से नीचे जो मार्क्स हैं वो B- ग्रेड की कैटेगरी में आते हैं और ये एडवर्स हैं। अगर कोई प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग में फेल हो गया, यानी कि उसने 50% से कम मार्क्स सिक्योर किए, तो ये उसके एडवर्स मार्क्स गिने जाएंगे और उसकी प्रमोशन नहीं होगी, उसको डेफर हो जाएगा केस, दोबारा उसको नए सिरे से फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग का टेस्ट पास करना पड़ेगा, ओनली देन ही विल बिकम एलिजिबल फॉर हिज सब्सिक्वेंट प्रमोशन। इसी तरह से एक कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं कि जो एवरेज रिमार्क्स हैं वो एडवर्स रिमार्क्स हैं। नो, एवरेज रिमार्क्स आर नॉट एडवर्स रिमार्क्स, ठीक है। एवरेज रिमार्क्स की वेटेज 5 है, एवरेज रिमार्क्स एडवर्स रिमार्क्स नहीं है। हाउएवर, एवरेज रिमार्क्स अगर किसी को 2 दफा दिए जाएं तो उस सूरत में ये कहा जाता है कि वो तीसरी दफा उसको कन्वे कर देने चाहिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को काउंसलिंग के पर्पसेस के लिए उस एम्प्लॉय की काउंसलिंग भी करनी चाहिए और उसको कन्वे करने चाहिए और उसको कहना चाहिए, उसको एडवाइस करना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर ले। अब एडवर्स रिमार्क्स क्या है? एडवर्स रिमार्क्स आपकी ACR के अंदर जैसे बिलो एवरेज है या अनसेटिस्फैक्ट्री है या पुअर है। आपको मैंने बताया 2013 के बाद से आपके ACR की परफॉर्मेंस चेंज हो गई। पहले कोई 5-6 कैटेगरीज होती थी, अब तो इस सिर्फ मेरा ख्याल है 3 या 4 रह गई, ठीक है। अब आपके जो एडवर्स रिमार्क्स है, एवरेज रिमार्क्स एडवर्स नहीं है, बिलो एवरेज एडवर्स हैं, और पीछे होता था सेटिस्फैक्ट्री भी एडवर्स नहीं है पुरानी ACRs में, अनसेटिस्फैक्ट्री या पुअर ये एडवर्स। एडवर्स रिमार्क्स क्या ऐसे ही लिख देने चाहिए? क्या एडवर्स रिमार्क्स को रिकॉर्ड करना बहुत आसान है? आंसर इज नो। एडवर्स रिमार्क्स हरगिज रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते जब तक कि काउंसलिंग ना की जाए। ये ऐसे ही है कि जब आपके घर में आपका बच्चा कोई शरारत करता है तो आप पहली स्टेज पे उसको सजा नहीं देते, यू नेवर पनिश हिम। आप पहले उसको बुला के समझाते हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, प्यार से गुस्से से, और अगर वो बच्चा बच्चा समझ जाता है, इसी तरह से आपके सबऑर्डिनेट्स भी समझ जाते हैं, सब बहुत समझदार सेंसिबल है, बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट्स हैं। तो इसलिए आपने ACRs को देखा हो तो उसमें काउंसलिंग का कॉलम बाकायदा लिखा हुआ है, whether the officer was counseled, whether he was called upon, he was counseled upon to mend his behavior, to improve his attitude। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर किसी RO ने एक ACR एडवर्स करनी है, पूरा 1 साल 12 महीने वो क्या कर रहा था? अगर एक उसका एम्प्लॉई सही सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहा था तो क्या वो 12 महीने सोया रहा? उसका काम था कि वो उसको 2-3 महीने बाद ही बुलाता अपने कमरे में अलहदा, ओवर अ कप ऑफ टी, और उसको समझाता अलहदा अकेले में, और फिर उसको उसकी परफॉर्मेंस को वॉच करना था, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था अगले 2-3 महीने। अगर तो उसने अपने आप को मेंट कर लिया अपने बिहेवियर को तो ओके फाइन, अब आपने उसकी ACR को एडवर्स नहीं करना। और अगर वो वर्बल काउंसलिंग के बाद भी बाज नहीं आया तो फिर आपने उसको दोबारा बुलाना है, रिटन एक्सप्लेनेशन लेटर इशू कर देना है नंबर डेट लगा के, और उसकी रिसीविंग करा के ऑफिस कॉपी पे उसकी पर्सनल फाइल में लगा देनी है। फिर उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी परफॉर्मेंस को वॉच करना है, वॉच करना बहुत जरूरी है। अगले 2-3 महीने फिर देखें, नहीं अगर नहीं उसने इम्प्रूव किया, उसको सेकेंड रिमाइंडर, उसको पहले लेटर का रिमाइंडर डालें। इसी तरह से पूरा साल 12 महीने आपने उसको काउंसलिंग करते रहना है, वर्बली भी और रिटर्न भी। अगर बाय द एंड ऑफ द ईयर उसने इम्प्रूव कर लिया और अपना सारा बिहेवियर मेंट कर लिया, प्रॉपर्ली क्लासेस वो ले रहा है, कंप्लायंस कर रहा है ड्यूटीज की, तो अब आपने उसकी ACRs में कुछ भी नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं करनी। हाउएवर, अगर बहुत रेयर होता है वैसे ऐसा कि अगर कोई एम्प्लॉई रिपीटेड काउंसलिंग के बावजूद वर्बल और रिटन अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा, क्लासेस नहीं ले रहा, रेगुलर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, तो ओनली देन आपने ACR में एडवर्स रिमार्क्स लिखने हैं और काउंसलिंग के कॉलम में भी लिखना है
कि द एम्प्लॉई वाज कॉल्ड अपॉन सो एंड सो टाइम्स, ठीक है, बाय लेटर नंबर दिस डेटेड दिस, और उसको जो है काउंसिल किया गया था, बट ही फेल्ड टू मेंड हिज बिहेवियर। तो वहां पे फिर आपने लेटर्स की कॉपी भी साथ लगा देनी है, समझ गए आप। और उसके बाद फिर आपने एडवर्स रिमार्क्स जो हैं वो उसके रिफ्लेक्ट कर देने हैं। अच्छा, सो एडवर्स रिमार्क्स जो हैं, अब आगे आ जाती है कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स। आपको मैंने बता दिया कि एडवर्स रिमार्क्स की हैसियत कब बनती है, जब आपने काउंसलिंग कर। अब अगर एडवर्स रिमार्क्स उसकी एसीआर में रिफ्लेक्ट हो गए हैं, तो क्या वो अब उसको क्या पता, उसको तो इन्फॉर्म करना है ना कि भी तुम्हारे एडवर्स रिमार्क्स हैं, और आपको पता है नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये लॉ का कानून है। आपने किसी को भी सुने बगैर सजा नहीं देनी, आपने उसको सफाई का एक मौका तो देना है ना, अपनी सजा सफाई में पेश करने की। तुम्हारे पे ये इल्जाम लगाया गया है, तुम कोई सफाई का मौका पेश करना चाहते हो तो कर दो, तुम्हें सुन लें हम। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर एडवर्स रिमार्क्स उसके हैं तो वो उसको कन्वे होने चाहिए। अब ये जो टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने पीछे देखा था कि हमारी एसीआर कंप्लीट हो गई थी बाय द मंथ ऑफ जनवरी। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये एडवर्स रिमार्क्स किसने कम्युनिकेट करने हैं। आंसर ये है कि वो दफ्तर जहां पे ये एडवर्स रिमार्क्स फाइनल हुए थे उसी ने कम्युनिकेट करना है। फाइनल कहाँ हुए थे, जो हायर ऑफिसर है, जो सीईओ है। यानी मतलब ये हुआ कि जो एसीआर सीईओ ने लिखी थी, आरओ ने लिखी थी, अगर वो सपोज उसने लिख दी है एडवर्स, मगर सीईओ उसके साथ डिसएग्री कर जाता है और वो उसको अपग्रेड कर देता है, तो क्या ये एसीआर एडवर्स होगी? नहीं। फाइनल जो वेटेज है रिमार्क्स की वो हायर अथॉरिटी की है, और हायर अथॉरिटी यहाँ पे सीईओ है। हाउएवर अगर सीईओ एग्री कर जाता है आरओ के एडवर्स रिमार्क्स के साथ, तो इसका मतलब ये है कि अब ये एडवर्स हो गई, उसने साइन कर दिए। अब क्या होगा कि वहां पे ही डायरेक्टरेट ऑफिस में ही एक सेल बना होता है, कॉन्फिडेंशियल सेल, जिसका जो इंचार्ज होता है वो सुपरिटेंडेंट रैंक का बंदा होता है। और वो जब फरवरी के महीने में ही अब वो क्या करेगा, जो जो एसीआर एडवर्स हैं उनमें वो तमाम जगह जहां जहां एडवर्स हैं, वो कॉलम्स में है या वो पेन पिक्चर में है या ओवरऑल ग्रेडिंग में है, वहां पे उन चीजों को वो रेड पेन से अंडरलाइन कर देगा, उसकी एक फोटोकॉपी कराएगा और उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर वहां के जो हैं वो उसको साइन करेंगे, और अंडर रजिस्टर्ड डिस्पैच उसको एडवर्स रिमार्क्स पूरी एसीआर की कॉपी जहां जहां एडवर्स रिमार्क्स थे अलॉन्ग विद द कवरिंग लेटर उस एम्प्लॉय को भेजा जाएगा। और 1 महीने के अंदर अंदर, जनवरी में फाइनलाइज हुई थी, कहता है फाइनलाइजेशन एसीआर की फाइनलाइजेशन के बाद 1 महीने के अंदर अंदर एडवर्स रिमार्क्स की कॉपी भिजवा दी जाएगी कंसर्न एम्प्लॉय को, और उसको कहा जाएगा कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, तुम अपने इस 1 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर अपनी कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो दे लो। और अगर एसीआर एडवर्स रिमार्क्स कम्युनिकेट नहीं किए गए तो इसमें बहुत सीरियस व्यू है गवर्नमेंट का। वो कहती है कि ऐसे एडवर्स रिमार्क्स जो कम्युनिकेट नहीं हुए इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। यहाँ पे एक रूल 37 है, वो कहता है कि इफ दे आर नॉट टाइमली कम्युनिकेटेड, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और इस बेस पे आप प्रमोशन केस भी किसी का डेफर ना करें, मतलब अगर कोई कोर्ट से रिलीफ लेना चाहे तो उसको ये रिलीफ मिल सकता है। और इतना सीरियस व्यू इस पे है कि वो कहते हैं कि फिर जिस जिस ऑफिसर का काम था एडवर्स रिमार्क्स को कम्युनिकेट करना, और जिसने अपना काम नहीं किया, उसके खिलाफ अगर अथॉरिटी चाहे तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती है। ठीक है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स मैंने आपको बता दिए, और ये भी बता दिया कि जो फाइनल है इसमें वेटेज वो सीईओ के रिमार्क्स की, हाईएस्ट ऑफिसर जो है वो जो कहता है वही फाइनलिटी है। अगर सीईओ कुछ भी नहीं लिखता और सिंपल साइन कर देता है, तो इसका मतलब है, साइन करने का मतलब है कि वो आरओ के रिमार्क्स को एंडोर्स कर रहा है, उसके साथ एग्री कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा मैंने आपको बताया है कि रूल 37 जो है वो ये कहता है कि अगर एडवर्स रिमार्क्स आर नॉट टाइमली कम्युनिकेटेड, या फाइल में कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है एडवर्स रिमार्क्स की कम्युनिकेशन का, तो ऐसे रिमार्क्स को अगर अथॉरिटी चाहे तो वो इग्नोर भी कर सकती है फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे एम्प्लॉय को 2-3 बेनिफिट्स दिए गए हैं कि अगर एक ऑफिसर के 2 साल मुसलसल एक ही आरओ के पास वो काम कर रहा है, 1 साल भी उसने उसकी एडवर्स कर दी है, सीओ ने एग्री कर लिया, उसकी एसीआर फाइनली एडवर्स होगी। अगला साल आया, दोबारा आरओ ने उसकी एडवर्स कर दी और सीओ ने फिर उसको एंडोर्स कर दिया, तो ऐसे केस में 2 साल के लिए मुसलसल उसकी एसीआर एडवर्स हो गई। तो ऐसी सूरत में अब तीसरे साल वो जो एम्प्लॉई है ना, वो जो सिविल सर्वेंट है, उसको वहां से ट्रांसफर कर देना चाहिए, उसको किसी और आरओ के पास भेज देना चाहिए, और आरओ के पास भेज के फिर देखना चाहिए तीसरे साल, और ऑब्जर्व करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। अगर तो उसकी तीसरे साल की एसीआर ठीक हो गई है, इसका मतलब प्रॉब्लम लाइज इन द आरओ, वो उसके साथ बाइस्ड हो गया था।
पर्सनल हो गया था। और अगर उसकी तीसरे साल की भी ACR खराब है, इसका मतलब है कि वो जो सिविल सर्वेंट है, जो एम्प्लॉई है ना, उसी में मसला है, RO के साथ मसला नहीं था, ये काम ही नहीं सही कर। अच्छा, उसके बाद अगला है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट रिटायर हो गया है तो क्या कोई ये जरूरी है कि उसको भी एडवर्स रिमार्क्स कम्युनिकेट किए जाएं? क्या कोई जरूरत महसूस की जाती है? तो आंसर इसका ये है कि जरूरी नहीं है। हाउएवर इसमें एक बीच में पॉइंट ऐड कर दिया गया है कि अगर वो सिविल सर्वेंट जो है किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम करता रहा है जो कि बहुत ऐसी थी जिसमें कोई फाइनेंशियल करप्शन इन्वॉल्व हुई है, कोई एम्बेजलमेंट उसने कर दी है, तो फंड शंड्स खा गया है, और ऐसे एडवर्स मार्क्स जो हैं वो उसकी इंटेग्रिटी से पर्टेन कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में डेफिनेटली 1 साल के अंदर अंदर, आपको पता है पीड़ा आपने पढ़ा है रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, रिटायरमेंट के बाद 1 साल के अंदर अंदर पीड़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। सो अगर वो उसकी इंटेग्रिटी से रिलेट कर रहे हैं तो फिर वो उसको डेफिनेटली कम्युनिकेट भी होंगे और उसके ऊपर अथॉरिटी चाहेगी तो प्रॉपर एक्शन भी लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो रिप्रेजेंटेशन करनी है एम्प्लॉय ने वो 1 महीने के अंदर अंदर करनी है। किसको रिप्रेजेंटेशन करेगा? अथॉरिटी को। उस अथॉरिटी का नाम होता है एक्सपंजिंग अथॉरिटी। एक्सपंजिंग अथॉरिटी कौन है? एक्सपंजिंग अथॉरिटी वो ऑफिसर होता है जो सीनियर इन रैंक एंड ग्रेड होता है टू RO। मतलब कॉलेज का एक लेक्चरर है, उसकी RO जो है उसके प्रिंसिपल हैं, उसके CEO, उसके डायरेक्टर हैं, तो एक्सपंजिंग अथॉरिटी DPL साहब होंगे, ठीक है। तो जो भी ऑफिसर, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑफिसर हायर होगा टू द CEO वो एक्सपंजिंग अथॉरिटी कहलाएगा। जो रिप्रेजेंटेशन करनी है RO ने, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत सॉफ्ट और बहुत डिग्निफाइड, बहुत मैनर्स के साथ करना है, बड़े जो है तमीज के दायरे के अंदर रहते हुए उसको अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। एनोटेटेड फॉर्म में बना लें। उसमें ये होता है कि एक तरफ वो जो एलिगेशन होती है वो लिख दी जाती है कि जी आपके खिलाफ ये कि ही इज नॉट अ गुड टीचर, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन हिज ड्यूटीज, ही डज नॉट, ही वाज नॉट रेगुलर, कुछ भी हो सकता है। तो आगे कमेंट्स ऑफ आ जाएंगे एम्प्लॉय के, वो जो भी कहना चाहता है, और उसके बाद फिर कमेंट्स उसके ऊपर RO के भी सीख किए जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा पूरी रिपोर्ट बना के भेजी जाती है। अगर RO ने उस पर काउंसलिंग की हो, 60 डॉक्यूमेंट्स लगा दे, तो ऐसी ACRs बहुत कम चांस होता है कि एक्सपंज हो, मुश्किल होती है एक्सपंक्शन, ठीक है। और वो जो है एम्प्लॉय है, 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। जब उसको लेटर कन्वे हो गया है, अगर वो अपनी 1 महीने के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं करता तो उसका केस टाइम बार हो जाता है, और उसको बहुत एहतियात से बनाना है। किसी किस्म की कोई पर्सनल या कोई मलिशियस नेचर की बात उसने नहीं लिखनी। ऐसी कोई चीज मलिशियस नेचर विच में टेंड टू हार्म एनीवन, किसी के फीलिंग्स को जो कोई हर्ट कर सके, ऐसी कोई पर्सनल बात उसने नहीं लिखनी। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत एहतियात से आपने अपनी बनानी होती है। सिर्फ एक मौका आपको मिलता है, इसमें बार बार चांसेस नहीं मिलते। एक ही मौका दिया जाएगा और इसके ऊपर जो भी फैसला होगा वो एब्सोल्यूट फाइनलिटी है। एक्सपंजिंग अथॉरिटी आपकी फेवर में करे, आपके अगेंस्ट करे, इस पर अपील भी नहीं होती, ठीक है। सब्सिक्वेंट हायर अथॉरिटी के ऊपर ये जो एक्सपंक्शन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स हैं, इसमें जो भी डिसीजन होगी, एक्सपंजिंग अथॉरिटी 90 डेज के अंदर अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन पे फैसला करेगी, और जो भी एक्सपंजिंग अथॉरिटी का फैसला है उसको कोई हायर अथॉरिटी रिव्यू नहीं कर सकती, ठीक है। ये फाइनल है, जो भी होगा वो फाइनल होगा, और अगले उससे जो नेक्स्ट अथॉरिटी है उसको ना तो चैलेंज किया जा सकता है और ना ही वो उसको रिव्यू करेगी। अच्छा, अगर एक्सपंजिंग अथॉरिटी ये समझती है कि ये इसके साथ ज्यादती हुई है, ये जो है फैक्ट्स की बेस पे नहीं था, काउंसलिंग तो हुई नहीं है, इसका देखें जी रिजल्ट भी अबव बोर्ड है, और ये तो बेचारा रेगुलरली करता रहा है काम, जो जो ड्यूटीज साइन की गई हैं वो भी करता रहा है, और प्रिंसिपल ने कभी बुला के ना तो उसको वर्बली ही समझाया, ना कोई काउंसलिंग का वो जिक्र तो कर रहा है प्रिंसिपल, मगर प्रूफ तो दिया नहीं है उसने रिटन काउंसलिंग का। तो इसका मतलब है कि ये जो इसके कमेंट्स हैं ये बाइस्ड हैं, अनजस्टिफाइड है, इनकंसिस्टेंट है, तो ही मे इशू द ऑर्डर फॉर एक्सपंक्शन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स, और उसके लिए पूरा एक फुल फ्लेज उसको एक लेटर अपना ऑर्डर इशू करना पड़ता है, जिसमें पूरी की पूरी वो डिटेल लिखता है, और फिर उसके बाद वो फाइनल अपनी जो है वो असेसमेंट करता है। और एक्सपेंशन का जब ऑर्डर इशू हो जाता है तो उसके बाद फिर ये जो एंट्रीज हैं इनको स्कोर आउट किया जाता है ताकि ये पढ़ी ना जा सके। पहले तो पुराना तो ये होता था वो उसको कोई ब्लेड के साथ रेस करते होते थे, मगर उससे ये होता था कागज भी फटने का खतरा होता था। आजकल उनका नया सिस्टम आ गया। अब वो क्या करते हैं, जो ब्लैंक ये जो होते हैं ना मार्कर मोटे वाले ब्लैक मार्कर्स, उससे उसके ऊपर वो जो है वो फेर देते हैं, उस वो जो एडवर्स एंट्री होती है, और उसको बिल्कुल इलेजिबल कर देते हैं, वो पढ़ने के काबिल नहीं रहती।
लेकिन किसी भी सूरत में ना तो कोई कागज पढ़ा जाता है, ना ही कोई पेज को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया जाता है कि वो जो एम्प्लॉय का सीआर डोजियर होता है, जिसके अंदर पूरा उसका सर्विस का रिकॉर्ड, सारी एसीआर होती हैं, उसके साथ ही उसके नीचे एक अलग से फाइल बना दी जाती है, इसको कहते हैं KW फाइल या कीप विद फाइल। तो KW फाइल के अंदर उसका वो जो एक्सपंक्शन का लेटर जो उसको लिखा गया, उस पर जो उसने रिप्रेजेंटेशन की, और जो उसका फाइनल कम्युनिकेशन जो एक्सपंज हो गए उसके रिमार्क्स, वो सारी पूरी हिस्ट्री जो है वो उस फाइल में लगा दी जाती है, सेपरेट फाइल में, और वो कीप विद फाइल जो है उसके डोजियर के साथ ही नीचे बांध दी जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास आ गया है थोड़ा सा सर्विस बुक। सर्विस बुक्स किसकी लिखी जाती हैं? सर्विस बुक आपको पता है कि ये PCS एक्ट 1974 के आने के बाद आपकी दो कैटेगरीज हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक के जो एम्प्लॉइज हैं, दे आर कॉल्ड ऑफिशियल्स, एंड द एम्प्लॉइज रेंजिंग फ्रॉम ग्रेड 16 टू ऑनवर्ड्स ग्रेड 22 तक वो ऑफिसर्स हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सर्विस बुक नहीं होती, उनका तमाम रिकॉर्ड उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस और AG ऑफिस में मेंटेन होता है। हाउएवर जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए एक सर्विस बुक बनाई जाती है, और वो सर्विस बुक उनके दफ्तर या उनके कॉलेज में ही मेंटेन की जाती है। उस पर क्या क्या एंट्रीज होती हैं आज मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, उनका नाम एंटर किया जाता है जब वो गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है CNIC के ऊपर। वैसे तो अमूमन जो तो पढ़े लिखे होते हैं ना, मैट्रिक पास होते हैं, उनका तो नाम की जो डेट ऑफ बर्थ की जो एंट्री होती है वो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इसमें, जैसे कोई दफ्तरी है, माली है, स्वीपर है, अटेंडेंट है, वो मैट्रिक पास नहीं होते। जब वो मैट्रिक पास नहीं होता, जाहिर है फिर उनका जो नाम की एंट्री होती है, उनका CNIC बना होता है, उसके मुताबिक जो नाम लिखा होता है उसके मुताबिक उसके नाम की एंट्री कर दी जाती है। डेट ऑफ बर्थ भी जो CNIC पे लिखी हुई है वही लिख दी जाती है। एड्रेस भी CNIC वाला ही एंटर कर दिया जाता है। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो उनका होता है, जिस तारीख को वो ज्वाइन करते हैं अपनी ड्यूटी, एज्यूम करते हैं अपना चार्ज, वो डेट भी उसके ऊपर लिख दी जाती है। फिर उनकी ये बेसिस नहीं है, गलत लिखा गया, बेसिक पे उस वक्त जो उनकी होती है उसकी एंट्री कर दी जाती है। और हर साल जैसे जैसे आपको पता है ना, आपकी 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट लगती है, तो आपको पता है कि आजकल वो पिफ्रा का सिस्टम है, आपको ना एक जीमेल वो भेज देते हैं, आपको मैसेज आता है, एम्प्लॉय सर्विस के नाम से आपको एक मैसेज आता है। आपकी जब जब सैलरी में अनयूजुअल कोई बात होती है, जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपको कोई नया टैक्स लगता है, आपको इंक्रीमेंट लगती है, कोई कटौती होती है, कुछ चीज एड अप होती है, जैसे बजट आपका आता है तो आपकी सैलरी में इंक्रीज आती है, तो जब भी कोई अलाउंस ऐड होता है या कोई अलाउंस डिडक्ट होता है या कोई टैक्स की चेंज रेट में चेंज आता है, तो आपको एक मैसेज आ जाता है पिफ्रा की तरफ से एम्प्लॉय सर्विस के नाम से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे इसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट की एंट्री 1 दिसंबर को जितने भी ये ऑफिशियल्स जो अपने अपने काम कर रहे होते हैं दफ्तरों में या कॉलेजेस में, तो वहां पे इनकी 1 दिसंबर की एंट्री डाली जाती है कि जी पिछले 6 महीने, सबको पता है ना इंक्रीमेंट किसको लगती है, जो पिछले लास्ट 6 मंथ से काम कर रहा होता है, जिसका कोई गैप नहीं होता 1 दिसंबर तक, जून से लेके ऑनवर्ड आगे तक उसको इंक्रीमेंट लगाई जाती है। गैप से मुराद क्या है? ऐसी कोई छुट्टी जो विदाउट पे ना हो, यूएल विदाउट पे ना हो। तो फिर अगर कोई छुट्टी आपने विद पे ले ली है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गैप नहीं है, आपको इंक्रीमेंट लगती है। तो एनुअल इंक्रीमेंट लगा दी जाती है, गैप नहीं है, 6 महीने से काम कर रहा है उसकी इंक्रीमेंट लगा दी जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे बजट में इंक्रीज आती है, तो हर साल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक उसको वो इंक्रीज जो है उसकी सैलरी में लगा दी जाती है। फिर जैसे जैसे उसकी सर्विस गुजरती है, तो गुजरती सर्विस के साथ वो बहुत सी छुट्टियां अवेल करता है, उसका लीव्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कोई फीमेल है मटर्निटी लीव अवेल कर ली है, कोई मेडिकल लीव अवेल की है, कैजुअल लीव्स का क्या, कैजुअल लीव के लिए खैर रजिस्टर लगा होता है। तो ये तमाम लीव्स को, कोई लीव ऑन हाफ पे, लीव ऑन फुल पे, ये तमाम लीव्स का रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन किया जाता है। और साथ साथ ये बताया जाता है, जैसे आपने कोई छुट्टी लेनी होती है तो आप अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस या AG ऑफिस में आपका छुट्टियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो आपको सबसे पहले कहा जाता है जी आप लीव टाइटल लेके आए। तो लीव टाइटल का परफॉर्मा होता है, आप फिल करते हैं, प्रिंसिपल आपके साइन कर देते हैं, और उसकी 2 कॉपियां जो हैं वो आप वहां जाके जमा करा देते हैं। तो उसके बाद आपको जो है विद इन 1-2 डेज AG ऑफिस आपके रिकॉर्ड में से देख के बता देता है कि छुट्टी आपको एडमिसिबल है या नहीं है, फुल पे पे है, हाफ पे है या विदाउट पे। तो बिल्कुल ऐसे ही इनका छुट्टियों का रिकॉर्ड इनके रजिस्टर में रखा जाता है, और जब इन्होंने भी छुट्टी पे जाना होता है तो इनके रजिस्टर में से देख के बताया जाता है कि जी इतनी छुट्टी, जब कोई अवेल करता है तो भी लिख दिया जाता है कि जी इतनी छुट्टी अवेल कर ली है और इतनी छुट्टी अब इसके पास जो है वो पड़ी हुई है। सिमिलरली अभी हायर ग्रेड्स में इनकी प्रमोशन होती है, तो इनकी प्रमोशन, जैसे आपके केस में आपकी प्रमोशन होती है तो आपकी पे फिक्सेशन होती है हायर ग्रेड में।
प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट आपको पहले पे फिक्सेशन होती है, फिर आपको एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट लगती है और आपकी फिर पे जो है वो एक स्टेज आगे करके फिक्स कर दी जाती है। इनका भी बिल्कुल ऐसा ही होता है प्रमोशन के ऊपर, इनकी भी अगले ग्रेड की इनकी पे फिक्सेशन होती है, इनको एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट लगती है और वहां पे फिर इनकी वो अमाउंट लिख दी जाती है और तारीख लिख दी जाती है कि जी फलां फलां ऑर्डर के तहत इनकी फलां ग्रेड में प्रमोशन होगी और इनकी हमने पे फिक्सेशन कर दी है और इनकी नई बेसिक पे जो है वो ये होगी। फिर देखिएगा कि अगर किसी की ट्रांसफर हो जाती है तो फिर वहां पे ट्रांसफर की एंट्री डाली जाती है कि जी अब ये सपोज एमईओ कॉलेज से ट्रांसफर होकर सिविल लाइन में चला गया है, तो जब ट्रांसफर होती है तो जो पुराने प्रिंसिपल हैं वो उस पर साइन स्टैम्प कर देते हैं और फिर उसकी जो सर्विस बुक है वो भी ट्रांसफर करके इसका नया जो कॉलेज है वहां पे भिजवा दी जाती है और वहां पे उसकी एंट्री नए प्रिंसिपल के पास सेफ कस्टडी में वहां पे उसकी सर्विस बुक जो है वो लिखवा दी जाती है। सिमिलरली जब उसकी 25 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है, जो कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए भी एक प्री क्वालिफिकेशन है, प्री रिक्विजिट है, तो भी उसकी सर्विस वेरिफिकेशन कॉलेज या ऑफिस में तो होती ही होती है, उसके साथ उसके ऊपर एक ठप्पी एजी ऑफिस से भी लगवाई जाती है। और प्रमोशन के टाइम पे भी सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि जी हमने इसकी पे फिक्सेशन सही की है, हमने इसको सही इंक्रीमेंट लगाई है, तो रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफिस और एजी ऑफिस की एक जो है ना ठप्पी लगवा दी जाती है और वो अटेस्ट कर देते हैं कि जी इसकी पे फिक्सेशन सही हुई। और लास्ट में जब उसकी रिटायरमेंट आती है तो फिर रिटायरमेंट की भी पूरा उसका सर्विस का पूरा रिकॉर्ड बना दिया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। और अगेन वो जो उसकी सर्विस की पूरा जो रिकॉर्ड है उसकी जो वेरिफिकेशन है एंड में, आपको पता है ना कि मैंने आपको शायद आपके साथ पता नहीं मेरा लेक्चर हुआ है कि नहीं, पेंशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी जो लास्ट जो पे स्लिप है ना वो एजी ऑफिस इशू करता है या अकाउंट ऑफिस इशू करता है, अटेस्टेड एलपीसी होती है वो। और वो क्यों होती है वो देख लेते हैं, पीछे सारा चेक कर लेते हैं कि आपकी पे फिक्सेशंस वगैरह सही हुई हैं, इंक्रीमेंट्स ठीक लगी हुई हैं। और सेकेंडली ये कि अगर आप जून के बाद रिटायर हो तो आपको प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी लगा देते हैं और निकालने के बाद फिर वो आपकी पे स्लिप जो है उसको रिवाइज पे स्लिप बना के तो आपको वो देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे जो इशू की जाती है इसकी जो उसका जो सर्विस बुक होती है उसको भिजवाया जाता है एजी ऑफिस में और एजी ऑफिस उसकी सर्विस बुक पे अटेस्ट करते हैं उसकी लास्ट जो पे होती है ना पे ड्रॉन, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर उसकी पेंशन वेंशन बननी होती है। लीव इनकैशमेंट का तो रूल चेंज हो गया, खैर पहले लीव इनकैशमेंट भी इसके ऊपर ही होती थी। तो वो सारी चीजें जो है ना वो फिर उसको टेस्ट करते हैं, उसकी रिटायरमेंट एंट्री डाली जाती है, टेस्ट करते हैं, उसकी जो सैलरी है जो पे है उसकी भी टेस्टेशन कर देते हैं। तो ये मैंने जल्दी जल्दी आपका सारा वाइंड अप किया है कि मैं इसको 1 घंटे में कर लूं। अच्छा, इसमें एक चीज और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो एडवर्स रिमार्क्स की बात है, एक मेरे पास लेटर मौजूद है, मैंने कहा मैं आपके साथ इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि अब जो है ना बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं एडवर्स रिमार्क्स के हवाले से और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है कि उन्होंने पहले ही कह दिया हुआ है कि 3 ACRs में से अगर आपकी एक एडवर्स हो भी जाएगी तो बाकियों को देख लेते हैं। और वो जो एडवर्स भी होती है उसमें उन्होंने 10% का कोटा दे दिया कि अगर विद इन द मार्जिन ऑफ 10% आपकी फॉल कर रही है ना तो फिर वो उसको कंसिडर कर लेते हैं और उस बेस के ऊपर आपका प्रमोशन केस जो है उसको डेफर नहीं किया जाता। और एक और अमेंडमेंट है मेरे पास, ये फरवरी 2019 की। और याद रखिए जितनी भी हमारी होती है ना अमेंडमेंट्स किसी भी रूल्स में, एक्ट में, पॉलिसीज वगैरह में, वो सीएम से ही अप्रूवल लिया जाता है और उसके जो नोटिफिकेशन होता है वो रेगुलेशन विंग करता है, रेगुलेशन या फाइनेंस। अगर उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, आपसे मैंने शेयर किया था लीव इनकैशमेंट की जो है अमेंडमेंट, वो आपको पता है ना पीसीएस एक्ट के अंदर आई, सेक्शन 23 है पीसीएस एक्ट का जो डील कर रहा है लीव रूल्स 1981 का। और फिर लीव रूल्स 1981 का जो मेरा ख्याल है सेक्शन 17 है जो कि डील कर रहा है विद लीव इनकैशमेंट। तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन था अमेंडमेंट का वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू किया था। और इसके अलावा क्योंकि उसमें पैसे इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा बाकी जो जितनी भी अमेंडमेंट्स आती हैं वो रेगुलेशन विंग इसको इशू करता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंपल वर्ड्स। वो कहता है PER dossier is incomplete, especially last full year's report is missing or any other document information required by the PSB or DPC for determining his suitability for promotion is not available. However, the officer whose PER form is duly initiated by the RO, but the CO fails to record the remarks within 2 months or by March 31st, whichever is earlier,
such officer may be considered for promotion on the basis of remarks of the initiating officer in addition to the overall service record. क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि अगर एक बंदे की प्रमोशन का टाइम आ गया है और प्रमोशन के टाइम पे पता ये चला कि उसकी जो ACR है ऑब्वियसली लास्ट ही होगी, आखिरी 1-2 सालों की कोई होगी, आखिरी साल की, वो ACR फॉर्म वो इनिशिएट हो गई है और वो एडवर्स भी नहीं है, बाकी सारा सर्विस रिकॉर्ड उसका जो है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई ऑडिट पैरा नहीं है और ACR इनिशिएट हो गई है और जो इनिशिएट हुई है वो भी एडवर्स नहीं है। हाउएवर मसला क्या हुआ है कि काउंटर साइन नहीं हो सकी, ऑफिसर ने काउंटर साइनिंग ऑफिसर ने काउंटर साइन नहीं की अभी तक और 2 महीने का अरसा गुजर गया है, 2 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है, या ACR लिखी गई है और 31 मार्च पहले आ गई है, यानी ये भी पॉसिबल है ना कि उसकी ACR 10 जनवरी को इनिशिएट होगी, तो अब 2 महीने आप देखेंगे तो 10 फरवरी 10 मार्च तक का पीरियड गुजर गया और काउंटर साइन नहीं हुई, तो उसके बाद अगर उसका आ जाती है ना प्रमोशन की मीटिंग, तो ऐसी ACR को इस बेस पे हम उसका केस डेफर नहीं करेंगे कि जी ये तो इसका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, उसकी ACR को कंसिडर करेंगे और जो रिमार्क्स उसके RO ने दिए हुए हैं उन्हीं को फाइनलाइज कंसिडर किया जाएगा। या दूसरी सूरत में क्या है कि ACR कहीं 15 फरवरी को मे भी इनिशिएट हुई, 2 महीने का अरसा तो अभी नहीं हुआ काउंटर सिग्नेचर को, लेकिन 31 मार्च का टाइम आ गया, 31 मार्च के बाद मीटिंग आ गई और आपको पता है 31 मार्च के बाद वैसे भी पिछले साल की ACR ड्यू हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसकी प्रमोशन सिर्फ इस बेस के ऊपर डेफर नहीं की जाएगी कि जी इसकी तो ACR जो है वो काउंटर साइनिंग ऑफिसर ने काउंटर साइन नहीं की, उसमें उस बेचारे का तो कसूर नहीं है ना, ये तो नेग्लिजेंस है काउंटर साइनिंग ऑफिसर की, तो उसकी सजा उस बेचारे सिविल सर्वेंट को क्यों मिले। तो ऐसी सूरत में उसके जो RO के रिमार्क्स हैं उन्हीं को हतमी समझते हुए, फाइनल समझते हुए उस बेस के ऊपर उसकी प्रमोशन जो है वो केस कंसिडर कर लिया जाएगा और उसकी प्रमोशन कर दी जाएगी। ठीक है, सो नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। हसन आप इनको प्लीज बारी बारी अनम्यूट कीजिएगा। जी AG पंजाब जो अकाउंटेंट जनरल होता है, ऑडिटर जनरल नहीं, ऑडिटर जनरल और है। हु इज एक्सपंजिंग अथॉरिटी? एक्सपंजिंग अथॉरिटी मैंने आपको बताया है, एक्सपंजिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है, मुझे या तो आप बीच में कोई काम शाम कर रहे होते हैं या आपका कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में से, कोई 2-5 मिनट आप वो बात नहीं सुनते, तो फिर अगली स्लाइड पे जा चुकी होती हूँ, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि मैंने पीछे क्या कहा था। एक्चुअली ना एक मेरा ये जो रूल्स के लेक्चर्स मेरे नहीं किसी के भी होते हैं ना, उनका सीक्वेंस होता है, रूल्स की स्पेशली बात करें, हम कहानियां तो बता रहे होते हैं ना, आपको तो फैक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, एक स्लाइड का कनेक्शन दूसरी के साथ, दूसरी का तीसरी के साथ, जैसे साइंस पढ़ते हैं ना आप, एक डेरिवेशन शुरू करते हैं, एक स्टेप दूसरा तो दूसरा तीसरा, एक स्टेप बीच में से खा जाए ना आपको समझ ही नहीं आती क्या हुआ था। अच्छा टू फास्ट मैं बिल्कुल थी पता, बेसिकली ये मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर है, अभी मैं आपको बताऊं मैंने बीच में से 2-4 स्लाइडें भी मिस की हैं, फास्ट इसलिए हूँ, अगर मैं इसको आराम आराम से पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन सिर्फ 10 मिनट्स के ले सकती हूँ, हाफ एन आवर के क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होंगे। एक्सपंजिंग अथॉरिटी आपके केस में DPI साहब होंगे। एक्सपंजिंग अथॉरिटी के लिए याद रख लें वो अथॉरिटी है जो CO से 1 स्टेप अबव है। अगर आपका जो CO है वो DPI साहब अगर आपके CO हैं तो फिर आपकी एक्सपंजिंग अथॉरिटी सेक्रेटरी साहब होंगे, अगर सेक्रेटरी साहब CO हैं तो एक्सपंजिंग अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, सो एक्सपंजिंग अथॉरिटी हमेशा हायर होता है इन रैंक एंड ग्रेड टू द CO। मैंने ये स्लाइड नहीं शेयर की थी बीच में बिकॉज वो मुझे स्लाइड्स का था 25-26 से ज्यादा ना हो, तो मैंने इसको निकाल दिया था, मैंने कहा था मैं बाद में आपको अलग से कर दूंगी, एनीवेज मैं ये दोबारा भी शेयर कर दूंगी हसन के साथ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ट्रेनिंग के टेस्ट में यहाँ से अब अभी तक तो आपका मेरा ख्याल है माइक हसन ने अनम्यूट नहीं किया है, तो मैं आपके यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ती जाती हूँ और जो जो मुझे समझ आ रही है मैं आपको आंसर देती जाती हूँ। आपने लिखा है ट्रेनिंग के टेस्ट में फेल हो जाएं, ACR ठीक है और मुकम्मल हैं तो क्या होगा? नहीं, एडवर्स है भाई, ट्रेनिंग के टेस्ट में अगर आप फेल हो गए हैं ना तो आपका किसी सूरत आपका केस जो है वो कंसिडर नहीं है। आपको एक मिनट हसन मैं ये आंसर कर लूं, आपको जो है ट्रेनिंग टेस्ट में अगर आप फेल हैं तो आपका केस डेफर है, आपका केस जाना ही नहीं है, उन्होंने लेके ही नहीं जाना, क्योंकि आपके जो ट्रेनिंग के टेस्ट के मार्क्स 7 लगने हैं और ये उसमें उन्होंने इंश्योर करना है कि हाँ जी इनकी ट्रेनिंग होगी है और इन्होंने ट्रेनिंग का टेस्ट पास कर लिया है और ये इनके ट्रेनिंग के नंबर लगे हुए हैं।
आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि वो नंबर भी तो बीच में ऐड होने हैं ना, वो नंबर बीच में ऐड होने हैं, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। पासिंग मार्क्स तो जितने भी हैं 100 भी अगर वो लेंगे तो 15% वेटेज है। मैंने आपको बता दिया, आपके ट्रेनिंग के मार्क्स की वेटेज 15 है, चाहे वो आपका 100 मार्क्स का पेपर ले लें या 60 का भी ले लें, एंड में उसकी वेटेज 15 होगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मैम। शाम एक टाइम पे एक जी। जी मैम नादिया आई एम से बात। वेरी इम्प्रेस्ड कि आपकी इतनी प्यारी स्पीड है। यकीन माने फ्लुएंसी पे ना आपके सारे ही मार्क्स हैं। तो अच्छा, मुझे प्लीज अब थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला, दोबारा बताइएगा। ऊंचा मैंने बोले। ये कहा है कि आई एम इम्प्रेस्ड विद योर स्पीड, फ्लुएंसी के फुल मार्क्स 100। वो फिर मुझे करना पड़ा, आई एम अच्छा, सॉरी बट मुझे करना पड़ा, मैं क्या करती फिर जी क्वेश्चन जी नहीं लेते। बिल्कुल। मैं और ये दिस इज अ स्ट्रेंथ मैं अगर कहूँ तो माशाल्लाह से। अच्छा, आप चूंकि प्रिंसिपल हैं तो मैम एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं फूड फॉर थॉट शेयर अपने साथ और आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मैंने इतने सालों से मैं आपको जानती भी हूँ पर्सनल रेफरेंसेस से भी, और मैंने वैसे भी एक दो ट्रेनिंग्स में मैंने आपका जो है कंटेंट एंड आपका जो ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं। तो मैम एक मुझे ये बता दें कि जैसे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पीईआरस होती हैं सारी दुनिया में, ठीक है। अब हम जैसे आप भी टीचर रही हैं और आप एक इस वक्त अदारे में आप हेड भी करती हैं, तो क्या हम टीचर्स की पीईआर जो हैं वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें कोई एक एडिशनल पेज या एडिशनल कह लें प्रिस्क्रिप्टर्स जो होते हैं फॉर द टीचर एवेल्युएशन? क्योंकि अगर आप जैसे आपने बताया कि इंटेग्रिटी बहुत अहम है, ऑनेस्टी बहुत अहम है, होता क्या है सारे जेनेरिक सेंस में ले जाते हैं, वो पैसे के मामलात को, दफ्तरी मामलात को, मैनेजमेंट मामलात को ही ज़्यादा ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वो कर रहे होते हैं। तो क्या ही एक अच्छा हो, जैसे जैसे होता है ना वन साइज फिट्स ऑल की बजाय 10 नंबर का जूता जो है पूरी कौम पहने, तो क्यों ना हम टीचर्स के लिए एक पेज आप लोग एडिशनल एक एनेक्स्चर ही कर दें। अच्छा, बहुत अच्छा आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एशिया का परफॉर्मर है ये सबके लिए आपने सही किया, 10 नंबर का जूता सबको पहना दिया उन्होंने। आपके साथ शेयर करूं, जो एशिया का परफॉर्मर है ये रेगुलेशन विंग के एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। एक दिन एक जी जी मीटिंग हुई तो वो पीसीटीवी में तब काम कर रहे थे, मेरी वहां कोई मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्राउडली बताया कि मैडम ये जो आपका नया एशिया का परफॉर्मर आया है ना 2013 के बाद, ये मैंने जी डिजाइन किया है। अच्छा, मैंने पूछा, मैंने कहा आप उस वक्त कहाँ पोस्टिंग थे? कहते मैं तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन। तो उन्होंने जी। कोई एस्पेक्ट डाला ही नहीं, आप सही कह रही हैं ना, मैं तो यही बता रही हूँ कि देखें जो हाँ, उनके जहन से जितनी सजेशन आ रही थी उनके मुताबिक उन्होंने बेस्ट किया होगा। लेकिन होता क्या है डॉक्टर सिद्रा, मैंने जो देखा है कि हम चूंकि हमारा एक्सपोजर अच्छा नहीं है और ना ही हमारी कोई सर्टिफिकेशंस है, ठीक है, जिसकी वजह से जितना भी कोई लायक है, ठीक है, और बहुत लायक है हमारे माशाल्लाह लोग, लेकिन लेस एक्सपोज्ड है, जिससे वो क्या होता है कि एक का दूसरे की रियलिटी जिसको हम एम्पैथी कहते हैं करने के काबिल भी नहीं होते। आई एम श्योर वो बंदा बहुत लायक होगा, लेकिन वो हमारे टीचर्स से वो रिलेट नहीं कर पाता होगा कभी भी, क्योंकि उसको हमारा नहीं पता। अब होता क्या डॉक्टर सीधा जो मैंने देखा है कि एक बंदा है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का है, लेट्स से इंग्लिश का है, उसने अगर 5 पीरियड पढ़ाने हैं, वो सवेरे गया है बेचारा सबसे पहले और शाम तक पढ़ा रहा है। एक बंदा एफएससी का है और वहाँ बीएससी भी नहीं है और उसकी 2 टीचर्स हैं उस सब्जेक्ट की, एक बंदा फुल फारिग है। अब उसने क्या करना है, उसने फुल ऑन जो है ना वो सारा मैनेजमेंट बेस्ट कर देनी है और रिपोर्टिंग भी उसकी बड़ी अच्छी होनी है, टाइम भी उसके पास काफी है। अब उसकी हमेशा अच्छी एसीआर लिखी जानी है। अब वो बेचारा पढ़ा रहा है ऑन ग्राउंड जो दूसरा है। तो ये जी, मैं सुन रही चीजें हूँ। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इन पे सोचेंगी और हमें, क्योंकि देखें जब हमारा एजुकेशन जो सेक्टर है उसको वैल्यूएट करते हैं, आपको पता है वो किस चीज से करते हैं, वो प्रोनाउंस से करते हैं। किसके पास कितनी अथॉरिटी के प्रोनाउन, जैसे कितना अस देम है, इसी में ही पढ़ाया गया कि फ्रॉम फोर्स टू एलाइज, यानी कि हम सारे बजाय इसके कि वो या हम की बजाय हम वी का यूज करें प्रोनाउन। ये हमारे किस अदारे में वी यूज होता है, जिसमें फीडबैक दोनों देखें, फर्ज करें PERA की इनिशिएट हुई है, प्रिंसिपल के पास सारी अथॉरिटी हो गई, ठीक है। अब फर्ज करें वो ही इंटेग्रिटी वाली नहीं है, तो उसको तो सारे इंटेग्रिटी वाले बंदे ठीक ही नहीं लगने। सही।
तो ये अस्सलाम मेरा वालेकुम मैम। वही आपसे ना अच्छा, मैं प्लीज आपको कमेंट बताऊं की बजाय मेरा अगर क्वेश्चन ले लें तो ज्यादा बेहतर ऐसे है। एक ऐसे बंदा ही नहीं कमेंट प्लीज, करी ऐसे जा नहीं, रहा है। ऐसे नहीं, नहीं ऐसे मुझे समझ नहीं मैम आएगी। मुझे अच्छा, आपसे मैं एक इसको क्वेश्चन मैं पूछना सम है अप कर देती कि हूँ। एक एक मिनट मैं सम अप कर देती हूँ। आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। इसके ऊपर ना ऑलरेडी HET थोड़ा सा काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे अपनी ना ईमेल एड्रेस शेयर की है। आप में से जी अगर कोई इनपुट, जितने दिमाग होते हैं ना उतनी वैल्यूबल सजेशंस आती हैं। अगर आप कोई इनपुट देना चाहते हैं, इस वक्त HET हमारी अगले दिन भी मीटिंग हुई थी और उसमें यही था कि ACR का जो परफॉर्मा है हायर एजुकेशन के लिए वो चेंज होना चाहिए और उसमें कुछ नई चीजें हमें ऐड करनी है। तो आप इसमें जी अपनी सर वैल्यूएबल इनपुट दें, अपनी जी सजेशन उसके लिए और मैं इसमें आपको काम क्लू हो रहा दे है, देती हूँ। काम हो रहा है। ठीक है, मैं क्लू दे देती हूँ डॉक्टर सिद्रा, आपने सर्टिफाइड बंदे उठाने हैं जिनके पास सर्टिफिकेशंस है बस। मैम सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बेसिकली हुआ ये कि लास्ट ईयर ये BA BSc का जो एग्जाम था लास्ट सेशन, क्योंकि वो एंड हो रहा था और वो बहुत ही मतलब बच्चे जो थे नालायक भी थे, एब्सेंट भी थे, लेकिन हुआ ये कि सब लोगों का एडमिशन रिक्वेस्ट की गई, पेरेंट्स की भी, कि एंड हो रहा है आप हमारे बच्चों का एडमिशन भेज दें। अब वो बच्चे एब्सेंट भी थे, एडमिशन भी भेज दिया। अब जो रेगुलर बच्चे हैं वो तो पास हैं और जो जिनकी हाजिरी भी कम है वो फेल हो गए हैं। अब कुछ लोगों का रिजल्ट जो है वो बिलो बोर्ड आ गया है, बिलो यूनिवर्सिटी आ गया है। वो लास्ट सेशन था, तो एटलीस्ट उस लास्ट सेशन में, अब टीचर का कसूर नहीं है, टीचर के जितने बच्चे आ रहे थे वो सारे बहुत अच्छे स्कोर ले रहे हैं। अब जो एब्सेंट बच्चों का सिर्फ इसलिए एक कर्टसी शो करके हमने एडमिशन सेंड कर दिया कि चलें अब ये लास्ट सेशन आगे कहाँ जाएंगे, कुछ और ही सिस्टम आ रहा है, पता नहीं एग्जामिनेशन सिस्टम भी यूनिवर्सिटी कैसा ले, उस हमदर्दी जो है वो उन टीचर्स के जिम्मे पड़ गई है। तो मैम ऐसे सूरत में जबकि टीचर ये नहीं काउंट होता कि जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका ना रिजल्ट काउंट किया जाए और बहुत कम उनकी कम हाजिरी है। अब हमें तो एडमिशन भेजना पड़ा, रिक्वेस्ट थी बहुत ज्यादा। नहीं देखिए, ये तो उस वक्त प्रिंसिपल डिसीजन आपकी प्रिंसिपल को लेना चाहिए था। दो बातें हैं, एक तो है पेपर में एब्सेंट होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पेपर में जो एब्सेंट हो गया, ओके, आप उसका रिजल्ट शो ना करें, आप सिर्फ अपीयर्ड और पास्ट कर लें, एब्सेंट को बीच में से माइनस कर दें। लेकिन ये कह देना कि उसके पीछे अटेंडेंस कम थी और वो आता नहीं था और फिर भी हमने भेज दिया, तो अब वो तो जाहिर है आपके एंड पे एक गलत एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया, तो उसका रिजल्ट तो फिर जाहिर आएगा, इम्पैक्ट आएगा। हाउएवर उसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि चूंकि ऑलरेडी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 3 में से एक तो रिजल्ट वैसे ही उन्होंने इग्नोर कर दिया हुआ है और 2 में से भी अगर आपका 10% के मार्जिन के अंदर अंदर फॉल करता है तो वो कंसिडर हो जाता है, वो एडवर्स नहीं कहलाता। और थर्डली ये भी है कि अब आपके पास साल में 2-2 3-3 स्प्रिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, फॉल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस भी आ जाती हैं कि आप ऐसे जो आपके अच्छे वाले रिजल्ट्स होते हैं आप उनको शो कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं नाजिया से बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट इसमें एक मिनट मुझे ये बताइएगा, ये पार्टिसिपेंट्स मेल और फीमेल दोनों हैं या सिर्फ फीमेल हैं? सिर्फ फीमेल मैम है, यहाँ मेल मेल भी हैं, चंद एक मेल है मैम। अच्छा प्लीज, पता जेंडर बाइस, मैं अच्छा, अब मेल का क्वेश्चन लूंगी, फीमेल्स प्लीज आप बाद में कीजिएगा, थोड़े से बेचारे मेल हैं, मैं इनकी तरफ बात सुनूं। हाँ जी सर, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं शाहिदुल्लाह बात कर रहा हूँ विलायत हुसैन कॉलेज मुल्तान से मैम। जी पहले तो मैम आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, उसके लिए थैंक यू। और एक क्लेरिफिकेशन मुझे चाहिए थी जो ज़ाती नौयत की भी है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ओवरऑल ग्रेडिंग होती है ACR के अंदर, उसमें काउंटर जो हमारा RO हैं उन्होंने मुझे वेरी गुड लिख दिया। आगे जब वो काउंटर सिग्नेचर के लिए गया तो वहाँ उन पर्सनल रीजन थी जो मैं नहीं बताना चाहता, उन्होंने उसको गुड कर दिया, या गुड था तो उसको एवरेज कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि मेरा वो गुड शुमार होगा या काउंटर सिग्नेचर वाला शुमार होगा या RO का शुमार होगा? उन्होंने रीजन भी कोई नहीं दी, तो इसका क्या हल हो सकता है? सर याद रखें, एक असूल याद रखें, जो हायर ऑफिसर होता है ना, हायर ऑफिसर इन रैंक एंड ग्रेड, अभी मैंने कोई 15-20 दफा ये वर्ड यूज किया, हायर ऑफिसर इन रैंक एंड ग्रेड की जो असेसमेंट है, दैट शैल बी गिवन द फाइनल वेटेज। तो आपका जो हायर ऑफिसर था वो CO था, CO ने जो भी किया वही फाइनल है। अब RO की बात को नहीं देखा जाएगा, ओवरऑल जब ग्रेडिंग होगी तो CO ने जहां पे साइन किए हैं वही देखे जाएंगे। हाउएवर इसमें ये है कि ये एवरेज है या ये गुड है, तो दिस इज नॉट एडवर्स, बट ये एक मार्क्स का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। आपको पता है ना, मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग के आपने प्रमोशन पॉलिसी 2010 में पढ़ा है और आपको उन्होंने बताया होगा, आउटस्टैंडिंग के 10 मार्क्स होते हैं और गुड के, वेरी गुड के कितने हैं, 9 है कि 8 है? 8 है मेरा ख्याल, बताया उन्होंने आपको? नहीं मैम, अब मेरे जहन में नहीं है सब। आपने प्रमोशन पॉलिसी 2010 पढ़ा है? नहीं, तफसील से नहीं पढ़ी मैम। तफसील से नहीं पढ़ी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वही तो आपकी ओके प्रमोशन मैम, को डील करता है। उसके अंदर है जी मैम, 10 मार्क्स आपके उसके हैं, मेरा ख्याल है 8 मार्क्स आपके वेरी गुड के हैं, 7 आपके गुड के हैं, एवरेज के आपके 5 नंबर होते हैं। तो जब ये क्वांटिफिकेशन होनी है तो उस हिसाब से आपके नंबर लग जाते हैं। ठीक है, तो जो हायर ऑफिसर है, जाहिर है हायर ऑफिसर तो हायर ऑफिसर ही होता है, उसकी जो असेसमेंट वो है ना मैम फाइनल वही होती है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। मैंने अगर उन्होंने अगर रीजन कोई नहीं दी तो उसमें मुझे कोई नहीं, बेनिफिट नहीं हो रीजन सकता, यहाँ जो नहीं रीजन मांगी दे। जाएगी, रीजन नहीं मांगी जाएगी। रीजन अगर वो एडवर्स करेंगे तो फिर रीजन उनको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्यों एडवर्स करें। अगर वो आउटस्टैंडिंग करेंगे तो भी रीजन लिखनी पड़ेगी, अगर वो एडवर्स करेंगे तो भी। मगर ये है कि वेरी गुड से गुड कर देना या गुड से एवरेज कर देना, उसके लिए रीजन की जरूरत नहीं। शुक्रिया मैम, अस्सलाम थैंक वालेकुम मैम। मेरी बात मैम मुझे ये पूछना था कि रिपेट्रिएशन के बाद मेरा छोटा सा क्वेश्चन है मैम। जी आप कंटिन्यू करें, दूसरी जो मैडम है वो जरा वेट कर लें, इनका क्वेश्चन सुन लूं फिर मैं सुन लेती हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जी मैडम, मैं कसूर से बात कर रही हूँ, कसूर कॉलेज से, और इंसाबिर है मेरा नाम। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एसीआर में चूंकि हमारे एक सेट में 3 होती हैं, जिसमें एक जो है वो ऑफिसर कंसर्न को दिया जाना चाहिए कॉपी उसकी, तो यूजुअली वो, मैडम एम आई ऑडिबल? जी मैं सुन रही हूँ, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल, मैं सुन रही हूँ। मैम मैं जी थैंक यू मैम। मैं जी सामने को अगर मैम। वो एक कॉपी बस सलाम आ रही है बस। देखें एसीआर की आपने आवाज बात आ की रही है, आ रही है, लेकिन मैं क्वेश्चन का आंसर दे लूं, आप फिर बाद में बोलिएगा। एसीआर है, इट्स एन एब्रिविएशन फॉर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, इसकी कॉपी एम्प्लॉय को कभी भी नहीं दी जाती। ये तो सिर्फ उस सूरत में अगर किसी के एडवर्स रिमार्क्स हो तो तब दी जाती है। वो एक अलग बात है कि प्रमोशन के टाइम पे आप अपना रिकॉर्ड जो है उसको कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इसकी कॉपी नहीं दी जाती, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें मैटर्स होते हैं, तो इसकी कॉपी आपको नहीं प्रोवाइड की जाती। ओनली इट्स कॉपी शैल ओनली बी प्रोवाइड टू यू इफ देयर आर एनी एडवर्स रिमार्क्स इन योर एसीआर। जी वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम सलाम। मैंने जी ये बता, पूछना था कि रिपेट्रिएशन के टाइम पे हम तकरीबन 3.5 महीने के लिए एचईडी के डिस्पोजल पे थे, तो उस दौरान की जो हमारा एसीआर्स का होगा वो कौन लिखेगा और उसका क्या होगा जब ये जाएंगे प्रमोशन के केसेस? तो देखिए जो आपका वेटिंग पोस्टिंग का पीरियड है उसमें आपने कोई काम नहीं किया, आपकी उस पीरियड की एसीआर नहीं बनती, सर्टिफिकेट सिर्फ लगा दिया जाएगा that you remain waiting posting with effect from this to this period and ACR shall be initiated for the said period. सर्टिफिकेट लगा देंगे। सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा मैम? सर्टिफिकेट आपका डायरेक्टरेट लगाएगा। आप सिर्फ अपने ऑर्डर्स की कॉपी, जब आपने वहां ज्वाइन किया था, हमेशा याद रखें जब भी आप छुट्टी गुजारने के बाद वहां पे ज्वाइन करते हैं तो अपनी ज्वाइनिंग, जो आप ज्वाइनिंग वहां सबमिट करते हैं ना, उसकी एक फोटो कॉपी करा के उस पर ज्वाइनिंग की रिसीविंग ले लिया करें। वो आपकी ज्वाइनिंग की रिसीविंग होगी, और उसके बाद जब आपको प्रमोशन और जब आपको पोस्टिंग ऑर्डर्स मिलेंगे वो आपके पोस्टिंग ऑर्डर्स होंगे। दरमियान का इंटरवेनिंग पीरियड आपका वेटिंग पोस्टिंग पीरियड। सिंपल इज दिस। जी थैंक यू मैम। जी वालेकुम मैम। मैडम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि मेरी ACR के ऊपर लिखा हुआ है शी इज अ गुड टीचर, बट मुझे जो है ना वो ग्रेडिंग में एक C दिया हुआ है, और प्लस ग्रेडिंग में क्या मेरे जो दिया हुआ है? रिजल्ट्स हैं वो सारे 100% हैं। C ये ACR देखे C ना, दिया। दिस इज अ काइंड ऑफ एम्बिगुअस ACR। अब यहाँ पे सीओ का काम क्या था? सीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको ना ऊपर कवरिंग लेटर लगा के वापस भेजता आर को, और उसको कहता जरा इसको एक्सप्लेन तो करो। जी एक्सप्लेन करोगे उधर मैम, अब ये आप उसको काउंटर जो है साइन हो चुके हैं मैम, काउंटर साइन हो चुके हैं। हो चुके हैं। यही बात है ना कि सीओ ने इसको जी ध्यान से देखा नहीं, गौर से पढ़ा नहीं है ना, अदरवाइज यहाँ पे मैम, अब होना मेरे नहीं चाहिए। इसमें क्या स्टेटस होगा? जी नहीं, उसने क्या किया है, सीओ ने जो काउंटर साइन कर दी है तो क्या लिखा है, एवरेज कर दी है, क्या किया है दोबारा बताएं। नहीं मैं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही काउंटर साइन हो गया एज इट इज। कुछ नहीं है, ये एडवर्स नहीं है, आपकी एडवर्स नहीं है, लेकिन ये एक एम्बिगुअस ACR है, और ये चाहिए था अगर सीओ ने कोई ट्रेनिंग की होती तो उसका ये काम था कि ये इसको लिख के वापस भिजवाता, और उसको कहता भी ये इसको एक्सप्लेन करें, ये आप क्या कहना क्या चाह रही हैं, आपकी तो हमें बात ही समझ नहीं आ रही। मैम मेरे रिजल्ट्स भी 100% है, रिमार्क्स में भी लिखा हुआ है शी इज अ गुड टीचर, और ग्रेडिंग में C मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली लोगों को ACR ना लिखनी आती है ना काउंटर साइन करनी। मैडम जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम अगर आरओ की तरफ से हमारी किसी एसीआर पे एडवर्स रिमार्क्स हैं और कम्युनिकेट भी नहीं किया गया, काउंसलिंग भी नहीं की गई, और ना ही हमें इस तरह का कोई रिपोर्ट किया गया,
तो हम एक्सपेंडिंग जो अथॉरिटी है उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? और हमें 1-2 साल बाद हमारे हाथ में वो ACR आती है और हमें पता चलता है कि इस पे एडवर्स रिमार्क्स हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता था, तो हम उसको क्या, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर जहां तक रूल का, मैंने आपको रूल 37 बता दिया। रूल 37 तो ये कहता है कि अगर आपको टाइमली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर ACR फाइनलाइज होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ये आपको कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं कम्युनिकेट हुए तो ऐसे एडवर्स रिमार्क्स की कोई हैसियत नहीं है। लॉ तो आपको यहाँ तक बेनिफिट दे रहा है। हाउएवर हमारे यहाँ क्या होता है कि वो उसको बाद में जब 8-10 साल बाद उसकी प्रमोशन की बारी आती है, उसका रिकॉर्ड देखते हैं तो जी एडवर्स रिमार्क्स हैं, फिर वो रूल्स वगैरह लोगों ने इतने पढ़े नहीं होते, फिर वो उसको कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाता है, फिर वो भेजता है, इतनी देर में उसकी प्रमोशन की मीटिंग हो जाती है, उसका केस रेफर हो जाता है, और फिर जो अगली जो भी सब्सिक्वेंट मीटिंग होती है उसमें उसका दोबारा केस जो है वो डिसाइड और डिस्कस होता है। मगर उसमें आप ये है कि अगर आपका टाइमली केस डिसाइड ना हो तो आप कोर्ट से ये रिलीफ ले सकते हैं कि आप उनको बता के कि जी ये मेरा कसूर नहीं है, मुझे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, मैंने तो अपनी रिप्रेजेंटेशन की ही नहीं है, तो इसकी हैसियत कुछ नहीं है। वो कहता है कि एडवर्स रिमार्क्स की कोई हैसियत नहीं है, अगर ये टाइमली कम्युनिकेट नहीं हुए कोर्ट से आपको रिलीफ मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, शफक जाफी बात कर रही हूँ गुजरात से। मैम मुझे क्लियर पॉइंट ये था कि एक्सपॉन्जिंग अथॉरिटी जो है वो एक रैंक सीनियर ऑफिसर है, तो पहले थोड़ी सी वॉइस मिसिंग हो रही थी, तो मुझे लगा कि प्रिंसिपल की जो है वो स्पॉन्जिंग अथॉरिटी जो होगा वो DDC होगा, डिप्टी डायरेक्टर, क्योंकि वो उनसे सीनियर है। लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया तो फिर मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि DPI जो हैं, DPI साहब वो होंगे आपकी स्पॉन्जिंग अथॉरिटी। तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि क्या ये आपकी स्केल के हिसाब से जो है वो एक रैंक सीनियर होंगे, या मतलब जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं उससे जो एक रैंक सीनियर है? एक तो ये क्वेश्चन है। देखिए, बात ये है कि डिप्टी डायरेक्टर के पास तो अथॉरिटी नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर तो आपका काउंटर साइनिंग ऑफिसर है ही नहीं। आपकी ACR का RO जो है वो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो CO है वो डिप्टी डायरेक्टर नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर इस ये जो पूरा चार्ट है ना, इसमें वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। टीचिंग स्टाफ के लिए उसको काउंटर साइनिंग अथॉरिटी की पावर नहीं दी गई। किसको दी गई है? डायरेक्टर को दी गई है। तो डायरेक्टर आपका CO है, और डायरेक्टर के ऊपर हिरार्की में जो नेक्स्ट हायर ऑफिसर है वो DPI है। तो इसलिए उसके बाद एक्सपंजिंग अथॉरिटी जो है वो DPI साहब। जी ठीक सर। मैम और एक और चीज़ काइंडली क्लियर कीजिएगा, अभी हमने जो अपना ACR जो अपना प्रमोशन का केस जमा करवाना है उसमें हमारी एक्चुअल जो ओरिजिनल ACRs हैं वो उन्होंने मांगी हुई हैं। अगर कोई ACR जो है उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद हो लेकिन ओरिजिनल किसी वजह से रिकॉर्ड में से मिस हो गई हो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, जबकि एक ही ACR बड़ी मुश्किल से जो है वो काउंटर साइन करवाई गई हो किसी रिटायर्ड पर्सन से? जो अबू से बोला नहीं तो कोशिश करें ना, उसको दिखा के उन्हें उनका मिन्नत तरला करें कि आपको दोबारा नई ACR लिख दें, उसको देख के। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। मैम मैंने पूछना था कि मैंने स्टडी लीव जो है वो अवेल की है सितंबर 2018 टू। प्लीज थोड़ा सा, आपकी आवाज बहुत हल्की, बहुत फीबल, थोड़ा ऊंचा बोलिए। सितंबर 2018 से 2020 मई तक मेरी थी स्टडी लीव, तो 2019 जो है ना वो मेरा पूरा पीरियड है जो मैं छुट्टी पे थी, उसमें मेरी वो नहीं है PR में, तो उसके लिए फिर अब वो मेरी 5 साल की नहीं बनती है, तो क्या फिर ये मेरा केस कंसीडर होगा? एक तो आपकी आवाज बहुत हल्की थी, मैं कुछ सही आपकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन मैं वैसे आपको रूल्स की बात बता देती हूँ। ये चेंज आ गई है प्रमोशन पॉलिसी 2010 के आने के बाद से। पहले ऐसे नहीं होता था, जो स्टडी लीव पे जाता था उसकी ड्यूरिंग स्टडी लीव भी प्रमोशन हो जाती थी, वो आके अपनी प्रमोशन एक्चुअलाइज करके दोबारा स्टडी लीव पे अगेन प्रोसीड कर जाता था। लेकिन प्रमोशन पॉलिसी 2010 के आने के बाद उन्होंने कहा है कि जो कोई भी लंबी छुट्टी पे है, साल या उससे ज्यादा की, चाहे वो स्टडी लीव है या वो EOL विदाउट पे है, तो उसकी प्रमोशन नहीं होगी। ही शैल नॉट, डेफर भी नहीं हो रहा केस, ही शैल नॉट बी कंसिडर फॉर प्रमोशन। और उसके लिए उन्होंने कंडीशन ये लगा दी है दैट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव ही शैल रिज्यूम हिज ड्यूटी एंड शैल अर्न वन ACR ऑफ फुल कैलेंडर ईयर। एक पूरी ACR एक पूरे कैलेंडर ईयर की वो अर्न करेगा विद सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स अबव बोर्ड एंड अबव यूनिवर्सिटी, ठीक है? और ओनली देन नेक्स्ट जो भी DPC या PSB जो भी उसका फोरम है उसमें उसका केस कंसिडर होगा, और ही विल बी ग्रांटेड प्रमोशन विद इमीडिएट इफेक्ट। उसको बैक डेट से प्रमोशन नहीं मिलनी, बैक डेट की प्रमोशन को हम प्रोफार्मा प्रमोशन कहते हैं, ठीक है?
ये रूल अब चेंज जी हो मैम, गया मेरी है। सिर्फ अब आपको मतलब वापस आके ज्वाइन करके एक पूरे साल की अगेन आपको वापस आके ज्वाइन करके एक पूरे कैलेंडर ईयर की एसीआर अर्न करनी है। और उसके बाद मैम जो मेरी इसका मतलब है, अब रीजॉइन जो के मीटिंग बाद आएगी जो है ना वो आप 3 एसीआर्स हो गई है ना, है? मतलब 3 एसीआर्स मेरी हो गई है मैम रीजॉइनिंग के बाद, लेकिन जो वो 5 एसीआर कह रहे हैं हो वो गई नहीं है। है। आप ये बताएं, नहीं इससे आप ये बताएं, आप क्या डायरेक्ट सिलेक्टी है प्रमोटी है? जी डायरेक्ट सिलेक्टी हूँ मैम, डायरेक्ट मैं सिलेक्टी है, डायरेक्ट जी जी मैम डायरेक्ट सिलेक्टी है। तो आपकी लेंथ, फिर जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है आपकी ग्रेड 18 में वो 7 इयर्स की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर प्रमोशन। और ठीक है, आपने एसीआर अर्न कर लिया, ओके फाइन, मैं समझी। अभी आप वापस आई हैं क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी ना। अस्सलाम वालेकुम तो मैडम, इसलिए अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मेरीन बात कर रही हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैडम मैंने अपनी एक एसीआर देखी है जिसपे मतलब मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर के साइन है लेकिन डायरेक्टर साहब के साइन नहीं है, तो क्या वो एसीआर मेरी कंसीडर होगी या मैं उनसे जाके साइन कराऊं? रिकॉर्ड में मैंने देखा है कि कौन जब से हमारा साल की रिकॉर्ड था ये आखिरी साल की एसीआर है? नहीं, वो है 2016 और 17 की, दोनों पे साइन नहीं है। नहीं वो आप सिप्रा करवा साहब के लें, बिकॉज होंगे पता क्या क्योंकि उन्होंने आपका किसी केस को भी साइन अदरवाइज ना करके नहीं दिए। नहीं, वो सिपरा साहब के नहीं, मैं लाहौर से हूँ, वो गुजरांवाला में थे अच्छा, जी। नहीं पता क्या ये गुजरांवाला वाले आपका के जो है सर ना वही उन्होंने चढ़े हैं। कंडीशनली आपका केस जो है ना वो कंडीशनली क्लियर करेंगे और सब्जेक्ट टू काउंटर सिग्नेचर ऑफ एसीआर की कंडीशन लगा देंगे। नहीं और वो मैडम, कंडीशन फिर आपको एक अगर आप साल के कहें अंदर कि अंदर वो फुलफिल करनी साहब है। मौजूद हो तो मेरे पर्सनली साइन कर देंगे एक कॉपी पे? अगर वो साहब मौजूद हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके करा लूं। देखिए मैं उनको नहीं जानती, आई डोंट नो। आप नहीं नहीं, मैं अपना जानती हूँ, मैं जैसे एक बात करी हूँ कि अगर किसी क्लर्क को भेज के हम वो साइन करवा लें, क्योंकि ये तो उनकी तो करवा जिम्मेदारी थी लें, प्रिंसिपल की। तो करवा लें, अगर इन बिल्कुल केस करवा अगर लें। नहीं है, वो तो मुल्क से बाहर जा चुकी हैं जो प्रिंसिपल थी, तो चले फिर इंशाल्लाह। अगर आप कहती हैं कि अगर नहीं हुए हुए तो कंसीडर हो सकते हैं, बस मुझे यही थोड़ा टेंशन थी कि 2 साल के हमारे उस पर साइन नहीं है डायरेक्टर के, तो वही मुझे मैंने ये था आपसे कि क्या बोला है कि अगर वो कंसिडर भी होएगी तो कंडीशनली हो जाएगी ना, फिर अगेन आपको उसी ठीक प्रोसेस में जाना है, पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस प्रोसेस को पहले ही अडॉप्ट कर लें। वो आपको ठीक कंडीशनली क्लियर करेंगे और साथ कहेंगे कि आप इन एसीआर को एक साल के अंदर अंदर ठीक आप इनको काउंटर साइन करवा के हमें दिखा दें, रेगुलेशन विंग के उधर भिजवा दें। तो आप पहले ही आप अपने बीच में डालें ना, डायरेक्ट डीपीएस साहब को रिक्वेस्ट करके डायरेक्टर साहब को रिटर्न लेटर भिजवा के उनसे काउंटर साइन करवा लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। हम नेक्स्ट प्रेजेंटर वेट कर रही हैं, प्लीज वाइंड अप कीजिएगा। टाइम खत्म हो गया। चलें जी, बड़ा अच्छा आपके साथ मेरा सेशन रहा, बड़ी अच्छी फीडबैक मिली, पॉजिटिव आपका रिस्पांस था, आपने बड़े गौर से ध्यान से सुना और अच्छा लगता है ऐसा जब आप पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आपके एग्जाम के लिए। मुझे पता है आप सब बहुत माशाल्लाह काबिल लोग हैं, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास करेंगे अपना टेस्ट। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर। दुआएं मेरी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं अपना माइक ऑन कीजिएगा प्लीज।